माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आना तो तय है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। और काफी इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है ना। तो बोर्ड्स में मान लो 4 मार्क का एक क्वेश्चन तो आएगा ही। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मान लो 6 मार्क का भी एक और आ सकता है अगर आपका किस्मत ठीक ठाक है तो। अदरवाइज 4 मार्क का एक तो आएगा ही आएगा। मेंस में भी एक क्वेश्चन तो मान लो आएगा ही, और एडवांस में एक क्वेश्चन तो बहुत ही कम हो जाता है। डेफिनेट से कम 2 सवाल या फिर 3 सवाल मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, वो तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। कॉलम वगैरह कहीं पे भी आप ढूंढ लो, है ना, कुल मिलाकर के हर पेपर में आपको 2 से 3 सवाल एटलीस्ट दिख ही जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्योंकि वो इंडेफिनेट से सवाल पूछते नहीं है, उनको इंडेफिनेट जो भी पूछना होता है वो डेफिनेट के थ्रू भी आराम से पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जब स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने आपको बोला था अच्छे से कि व्हाट डज इट मीन, कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो तभी मैंने आपको बोला था कि वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। बट ये जो वर्ड अपन यूज करते हैं कि एरिया, वो प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है ना। वो किसी भी ऐसे एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, वो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे इस चैप्टर में जो हमारे को सीखना है वो क्या है। अभी अगर उससे भी पहले अगर मैं बातचीत करूं तो सिंपल सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो ऑफिशियल में थोड़ी देर बाद आपको बता रहा हूं, बट अगर मैं देखूं तो वो क्या होगा वो आप जानते ही हो सभी, है ना। डी डी एक्स ऑफ, अगर स्मॉल एफ एक्स की बात करूं मैं, कैपिटल एफ एक्स है, प्लस सी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, सॉरी यहाँ पे प्लस सी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स जो है वो अपन बोलते हैं स्मॉल एफ एक्स, ठीक है ना। क्लियर है? और उसमें प्लस सी भी आता है, बट उसी जगह पे इसीलिए ये प्लस सी के वजह से ये फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन का जो प्रिमिटिव होता है, दैट इज एंटी डेरिवेटिव, दैट इज इंटीग्रल, ठीक है। इसको अपन इंटीग्रैंड बोलते हैं और इस पूरा चीज को इंटीग्रल बोलते हैं। आप जानते हो कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल जो है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। बट जब भी यहाँ पे मैं कोई फाइनाइट लिमिट पुट कर दूंगा, ठीक है, तो इसका आंसर फाइनाइट नंबर हो जाएगा। बिल्कुल, इसका आंसर कोई फाइनाइट नंबर हो जाएगा, है ना। और ये अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एफ डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वही है, बस आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देना है, ठीक है। तो अपर लिमिट सबसे पहले क्या आएगा, एफ ऑफ बी प्लस सी, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट अगर पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस सी। तो ये सी कैंसिल हो जाता है और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन में कोई सी का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वो हमारे को डायरेक्टली फंक्शन का इंटीग्रल विद अपर लिमिट माइनस फंक्शन का इंटीग्रल विद लोअर लिमिट, दैट इज फंक्शनल वैल्यू हमें मिल जाता है, ठीक है ना। एफ बी माइनस एफ है, जहां पे स्मॉल एफ क्या है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, ठीक है। उसमें अपर लिमिट पुट करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। तो इतना सा ही एनसीईआरटी आपको बताता है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है, ठीक है ना। ये आपको यही स्टेट करता है, जो कि हमारे को देखो इसका प्रूफ वगैरह हमें पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। बट स्टेटमेंट जानने से ही हुआ, है ना। अभी तक आपको स्टेटमेंट जानने से सफिशिएंट है और कुछ नहीं चाहिए। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अभी यहाँ पे जो भी चीज होता है इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या रोक टोक है, कहाँ पे गलती कर सकते हो आप, क्या आपसे मिस्टेक्स होते हैं जो एनसीईआरटी आपको कभी खोल के नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज पे अपन बातचीत करेंगे आज के स्टार्टिंग लेक्चर में, ठीक है। आज अपन प्रॉपर्टी में नहीं जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है टोटल 7 प्रॉपर्टीज, वही मुद्दे का चीज होता है। और लिमिट इज द सम, एस्टिमेशन, रिडक्शन और लिबनिट्ज रूल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गया, इंट्रोडक्शन का 1 लेक्चर हो गया, प्रॉपर्टीज का मान लो 2 लेक्चर हो गया, रिमेनिंग और मान लो 2 से 3 लेक्चर, ठीक है। तो बेसिकली अपन प्रॉपर्टी पे आज नहीं जा रहे, आज अपन डिटेल में सिर्फ इंडेफिनिट की मदद से डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने वाले, और छोटे छोटे गलतियां जो है वो अपन सीखने वाले, उनको रेक्टिफाई करने वाले कि क्यों हमारे से ऐसे गलती होने का चांसेस बना रहता है, ठीक है।
बहुत सारे मतलब टीचर्स भी है या फिर बुक्स में भी ये गलत चीज ये सब लिख देता है, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट करके जब तक मैं एग्जांपल पिक नहीं करूंगा आप फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर मैं ये सब नहीं बता के चला जाऊं, ये फर्स्ट लेक्चर स्किप करके मैं डायरेक्टली थोड़ा बहुत आधा घंटा का फर्स्ट लेक्चर बना के अगर प्रॉपर्टी में चला जाऊं तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है, बोर्ड्स में आपको 100 में 100 ही मिलेगा। बट चिंता मत करो, बट डेफिनेट का डेप्थ में आप नहीं जा पाओगे कभी भी, ठीक है। तो इसके लिए ये 1.5 घंटा चलाना जरूरी है आज के फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते, कंसेप्ट वाइज एक एक बात से शुरू करते हैं। मैं आपका शीट को फॉलो करते जाऊंगा, ठीक है, आप चिंता मत करो। तो मैं एक एक चीज धीरे धीरे बताते जा रहा हूं, ठीक है। पहली बात तो यह है कि ये था हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये हमारे को फैमिली ऑफ कर्व देता है, ठीक है ना। पैराबोला वाला एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अगर कोई भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो वो लाइन सारे कर्व्स को, जहां पे याद है ना आपको ये वाला चीज, ऐसे एक एग्जांपल दिया था ना आपको, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं कोई भी एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ x बराबर x1, तो ये सारे पॉइंट्स जो आ रहा है, ये सारे पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट खींचूंगा तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो सेम आएगा, बिकॉज ये था आपका y बराबर x स्क्वायर, इसका जो स्लोप है वो डिवाइड बाई dx रिप्रेजेंट करता है, और वो कौन है, y एक्स है, ठीक है। तो ये स्लोप जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। और x इक्वल टू x1, x अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दिया तो y कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, बट x कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया ना। तो यहाँ पे x की जगह पे x1 ही आएगा। इस पॉइंट पे भी स्लोप ट्वाइस x1 होगा, यहाँ पे भी ट्वाइस x1, यहाँ पे भी ट्वाइस x1। मतलब सारे पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट्स खींचूं तो वो सारे के सारे पैरेलल टेंजेंट्स होगा, ठीक है। तो यही है फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है ना, ठीक है। तो C के वजह से ये फैमिली ऑफ कर्व बन जाता है। बट अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात करना शुरू करूं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कोई फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो एक फाइनाइट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो एक एरिया है। बट ध्यान से अगर देखोगे तो असलियत में वो कोई एरिया भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूं a से b, तो इसको बच्चे हमेशा बोल देते एरिया, बट ये गलत चीज है। मैं बार बार बोल करके दे रहा हूं, एरिया कुछ नहीं होता है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन कभी भी डायरेक्टली एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज। इस चीज को ध्यान से समझो दोस्त, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज। आपका एरिया वर्ड जो है, जो आप यूज करते हो, वो किसी किसी जगह पे तो सही बैठ जाएगा, ठीक है। अगर फंक्शन कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस है या फिर कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है, बिलो एक्स एक्सिस में भी आप फंस जाओगे, ठीक है ना। अबव एक्स एक्सिस अगर है मतलब फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिव है, तब जाकर के आपका चीज सही से बैठ जाएगा एरिया बोलने से। बट जैसे ही फंक्शन नीचे आएगा आप लफड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। मान लो आपके पास कोई भी एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है आपके पास, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई भी एक फंक्शन है जो कि x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में बाउंडेड है, मान लो, ठीक है। x बराबर a से x बराबर b के बीच में है और y इज इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस के बीच में बाउंडेड है, ठीक है। ये एरिया का मैं बात कर रहा हूं। मान लो ऐसे आया, ऐसे गया, वापस ऐसे आया, ठीक है। ऐसे वो कैसे भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है ना। हम यहां तक देख रहे हैं, ठीक है ना। तो a से b अगर मैं आपको a से b एफ एक्स डी एक्स का बात करूं तो आप बोल दोगे सर ये एरिया और ये एरिया आप पिक कर लो तो हो जाएगा, तीनों का समीशन कर लो तो हो जाएगा। बट ये गलत है। a1 a2 a3 में बोल देता हूं, बट ये गलत है। समझ आ रहेगा मेरी बात, क्लियर है? जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो आप अगर एरिया का बात करोगे, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो एरिया आप क्या बोलोगे, a1 प्लस a2 प्लस a3। समझ में आ रहा है ना, जो कि गलत है। इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स जो है, अगर आप एफ एक्स में कोई भी फंक्शन दे देता हूं आपको और a से b पे इंटीग्रेट करोगे तो कभी भी आप a1 प्लस a2 प्लस a3 आपको नहीं मिलेगा, जो कि एरिया है, दिस इज योर एरिया। बिकॉज एरिया को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करके ऐड कर देते हैं अपन, ठीक है। बट अगर आपको बोला जाए कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा प्लस a1 प्लस माइनस a2 प्लस a3, दैट इज एरिया विथ साइन विच इज नोन एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज, ठीक है ना। ये अबव एक्स एक्सिस है तो प्लस a1 लिखा, ये बिलो एक्स एक्सिस है a2 वाला तो माइनस a2 लिखा, और ये अबव एक्स एक्सिस है तो प्लस a3 लिखा। तो नेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2 प्लस a3।
दिस विल रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन a टू b fx dx, जो कि है एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज, ठीक है। बट अगर आप इसको एरिया बोल देते हो तो ये गलत है, समझ में आ रहा है ना, बिकॉज एरिया इज सिंपली a1 प्लस a2 प्लस a3, बट एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज विल बी a1 माइनस a2 प्लस a3, बिकॉज a2 जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, ठीक है ना। एरिया विद साइन इज नोन एज एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज, ठीक है। बट एरिया अगर बोल देते तो ये गलत है। अभी आप बोलोगे सर ये लॉजिक तो समझ आ गया आपका, बट किसी एग्जांपल से जब तक बताओगे नहीं तब तक तो हमें फील नहीं आएगा ना सर। मैं कोशिश करता हूं किसी एग्जांपल से आपको बताने का। आपका शीट में ही है एग्जांपल, चिंता मत करो, मैं इधर वाला इरेज करता हूं और किसी एग्जांपल से ये चीज आपको फील दिलाता हूं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, हाँ प्रॉपर फील दिलाएंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इंटीग्रेशन -2 से -1 x माइनस 1 dx, ठीक है। ये इंटीग्रेशन अगर मैं आपको करने बोलूं दोस्त तो कोई भी बच्चा कर लेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो किसी को भी आता है। वो बोलेगा अच्छा सर इसको इंटीग्रेट करना है क्या, तो ये सब क्या सवाल दे रहे हो, ठीक है। इस चीज का इंटीग्रेशन लिखो, क्या है, x का इंटीग्रेशन x²/2 -1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अपर लिमिट -1 लोअर लिमिट -2। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या। तो -1 अगर पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ माइनस माइनस +1 माइनस -2 अगर डाल दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/2 2 माइनस माइनस +2 दैट इज 3/2 - 4, 3/2 - 4 विच विल बी 8, 3 - 8 -5/2 आ रहा है, जो कि नेगेटिव आ रहा है। तो अभी तो आपका दिमाग घूम जाएगा ना अगर आप एरिया बोल के चल, क्योंकि एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, समझ में आ रहा है ना। बट योर डेफिनेट इंटीग्रेशन कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। और फील दिलाता हूं, जरा ध्यान से देखो, फील आएगा अभी, देखना आपको, समझ में आ रहा है ना। इस कर्व का नाम जानते हो ना, y बराबर x माइनस 1 विच इज ए स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। x बराबर 0 पे ये कहां पे जा रहा है, -1, 0,-1 पे कट कर रहा है, और y जब जहां पे 0 हो रहा है तो ये 1,0 से पास हो रहा है, ऐसे हो जाएगा ना भाई, ये हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अभी कहां से कहां तक हमारे को देखना है, -2 से -1 तक देखना है। देख जरा, -1 से -2 पूरा इंटरवल में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो बिलो एक्स एक्सिस है, ठीक है, और नेगेटिव आना चाहिए, और बिल्कुल आ भी रहा है नेगेटिव। फील आ रहा है क्या, अभी समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेफिनेट इंटीग्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट एरिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स algebraic sum of areas, that's why it can be positive, it can be negative or 0। अगर मैं बोलता हूं कि देखो मेरा a से b पे जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है ना, कि ये a/2 है, ये a/2 है और ये a है, तो इन दोनों प्लस में आएगा a बनेगा और ये माइनस में आएगा -a बनेगा, नेट इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, इट कैन बी 0 ऑल्सो। अगर ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा हो गया, जैसे कि यहाँ पे देख के लग रहा है ऊपर वाला दोनों सम करेंगे तो नीचे वाले से ज्यादा आएगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव में आएगा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन उस जगह में पॉजिटिव आएगा। और अगर नीचे वाला ज्यादा हो गया, है ना, ऊपर वाला कम हो गया, है ना, अगर मैं बी को यहाँ पे ना रोक करके आगे लेकर के चला जाता हूँ इस तरीके से, यहाँ तक अगर मेरा बी हो जाता है तो ऑब्वियसली नीचे वाला एरिया ज्यादा लग रहा है नेट ए से बी तक, तो उस केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन इन द इंटरवल a टू b, दैट इज a से b पे फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करे तो अपन उसका आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है बेसिकली हमें, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन, दैट इज कहां पे वो इंक्रीज कर रहा है, कहां पे डिक्रीज कर रहा है ना, उस चीज के ऊपर। अगर आपको ऐसे में बोल देता हूं क्वेश्चन घुमाने के लिए कि अगर मैं मेरा फंक्शन है जो कि a से b पे मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, मान लो ऐसे कोई फंक्शन बना दी मैंने आपको, है ना, कि f(100) मैंने दे दिया आपको 2, ठीक है, और मैंने इसे बोल दिया कि f(100) 2 है एंड फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन fx dx इन द इंटरवल 200 से 300, ठीक है। आंसर 4 ऑप्शन लगा दी, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 एनीथिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है, क्लियर है। तो अपन क्या समझेंगे कि f(100) आपने 2 दिए सर, f(100) का वैल्यू 2 दिए मतलब 2 पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी बोल के दिए कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, दैट इज इसके बाद तो फंक्शन इंक्रीज ही करता जाएगा, घूम के वापस नीचे तो नहीं आ सकता,
है ना, इस लेवल के नीचे जाएगा फंक्शन नहीं। एफ ऑफ 100 अगर 2 है और 100 के बाद फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन ऐसे ही तो हो सकता है ना। तो ऑब्वियसली 200 से 300 में ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, तो उसका एरिया जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा ना। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको सवाल, ये सब सवाल देख करके आप घबरा जाओगे नहीं, है ना। बट वही चीज है, बेसिक जो अपन समझाते हैं उसी से उठा करके एग्जामिनर सवाल बनाते हैं, वो आप भी बना सकते हो खुद से आपके लिए सवाल, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा सवाल बनाने के लिए थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ जाए, बट ये सब बेसिक सवाल तो खुद से बनता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान से जरा आप समझ जाइएगा। हाँ सर, ठीक है, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये बेसिकली एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ना कि एरिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है। और अगर फंक्शन में बोल देता हूं कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस दैट इज फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आप जानते हो, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव आएगा। बिकॉज पूरा इंटरवल के लिए अगर फंक्शन अबव एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया भी पॉजिटिव। और अगर पूरा इंटरवल के लिए फंक्शन बिलो एक्स एक्सिस है, चाहे वो डिक्रीज करे इंक्रीज करे कोई मतलब नहीं है। यहां पे अगर आपका फंक्शन इंक्रीज भी नहीं करता कंप्लीटली, बट इतना कंफर्म है कि 200 से 300 में फंक्शन अबव एक्स एक्सिस है, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि इसका इंटरवल मतलब 200 से 300 में अगर वो कभी भी टर्न हुआ ही नहीं, एक्स एक्सिस को क्रॉस किया ही नहीं, तो ये कंफर्म है ना कि 200 से 300 में उसका एरिया जो होगा पॉजिटिव होगा, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और अगर मैं ये मेरे को पता है कि 200 से 300 में फंक्शन जो है वो कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, ठीक है ना, पूरा इंटरवल में फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे, एक बार भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा, बिकॉज एरिया भी नेगेटिव है, बिलो एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये सब चीज आप खुद से जज कर सकते हो आराम से, बढ़िया से नोट्स में लिख कर रखो अपने लैंग्वेज में, शीट में जितना जरूरत है उतना लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। क्लियर। So this is the ultimate significance of your definite integration. ठीक है, algebraic sum of area, not the total area, because total area is always with the positive sign, but algebraic sum of area is not always with the positive sign. It will be with the sign of that integral. That is, whether it is positive or negative, the integral will depend on that. आगे अगर अगला पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो वही सब लिखा हुआ है, बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है ना। इस चीज को समझ गया ना तो सफिशिएंट चीज आपके दिमाग में चला गया और किसी चीज का जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं, ये चीज मैं आपको पहले भी बता के दिया, ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी पहले भी मैंने आपको बोल करके दिया था, ठीक है, थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा हूं, है ना। तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले भी बोल के दिया है ना। तो चलिए, वो बोला था ना एक चीज कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन किसी इंटरवल में जीरो हो जाता है तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्या लिखा हुआ है कि इफ इंटीग्रेशन a to b fx dx, if integration a to b fx dx is zero and fx is continuous in the interval a से b, ठीक है, then equation fx बराबर 0 has at least one root in a से b, at least one root in a से b। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है मेरा फीलिंग? देखिए जरा ध्यान से समझने का कोशिश करना। a से b fx dx अगर 0 है, a से b fx dx 0 है, मतलब जिस इंटरवल में अपन बात कर रहे हैं उस इंटरवल में एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया 0 है, ठीक है, ऐसे फील करो, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया 0 है, तो एटलीस्ट वन रूट तो होगा ही होगा। बिल्कुल सही बोला कि सर अगर a से b में एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया 0 चाहिए तो मान लो ग्राफ को तो ऊपर भी होना पड़ेगा नीचे भी होना पड़ेगा, तभी तो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया 0 होगा ना। क्योंकि अगर पूरा इंटरवल में ऊपर लाई करता है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया 0 कैसे आएगा, वो तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अगर पूरा ऊपर या फिर पूरा नीचे लाई करता है अगर फंक्शन इन दिस इंटरवल, अगर उसको 0 लाना है तो उसको ऊपर भी होना पड़ेगा नीचे भी होना पड़ेगा, दैट इज, या तो वो ऐसे हो सकता है कि सर ऊपर जितना एरिया नीचे भी उतना ही एरिया, तभी तो जाकर के ये कंडीशन फॉलो होगा ना। या फिर वो ऐसे भी हो सकता है कि ऊपर जितना एरिया सर नीचे भी उतना ही एरिया। समझ में आ रहा है ना, इन दोनों केस में इंटीग्रेशन a to b fx dx 0 है। अगर मैं बोल देता हूं कि ये दोनों एरिया सेम है, क्लियर है क्या? समझ आ रहा है मेरी बात? ये दोनों ऑप्शन हो सकता है।
तो दोनों ही ऑप्शन में आप देख सकते होंगे आइदर फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा और इंक्रीज कर रहा होगा, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट ये जरूर कंफर्म है कि एक बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट तो जरूर कर रहा है, और वो कट उसी इंटरवल में हो रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब एक रूट तो आएगा ही आएगा। अब यहां पे एटलीस्ट क्यों लिखा गया, बताते हैं एटलीस्ट क्यों लिखा गया। एटलीस्ट लिखने का कारण यह है कि अगर मैं ए से बी ये बोल देता हूं, और मान लो ऐसा सीन चल रहा है कि ग्राफ कुछ जगह पे इंक्रीज कर रहा है, कुछ जगह पे डिक्रीज कर रहा है, अल्टीमेटली जाकर के देखा जाता है कि नेट एरिया 0 मिल रहा है। दैट इज अगर ये a है, ये a/2 है, ये a/2 है, दैट इज नेट a/2 प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, नेट एरिया 0 है। तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे तो दो बार कट कर रहा है ना। अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया तो 0 आ रहा है, बट यहाँ पे कितना बार कट हो रहा है, 2 बार कट हो रहा है, दैट इज 2 रूट मिल गया। सिमिलरली और भी ज्यादा आप कर सकते हो, है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये चीज इसको कैंसिल कर देगा और ये चीज इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया वापस 0 आ रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन a to b fx dx ऑलवेज रिमेन्स 0, बट आपको कट पॉइंट कितना मिल रहा है, 3 कट पॉइंट मिल रहा है, दैट इज ग्राफ एक्स एक्सिस तो 3 जगह पे कट कर रहा है, तो 3 रूट आएगा। इसीलिए बोला गया है कि एटलीस्ट 1 रूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना आएगा वो हमको नहीं पता, वो फंक्शन का मोनोटोनिक नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना जगह पे इंक्रीज कर रहा है, कितना जगह पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट एटलीस्ट एक बार तो कट करेगा ही करेगा, ये कंफर्म है, अगर इंटीग्रेशन a to b fx dx is 0। ये किताब में लिखा हुआ रहता है, बट किताब में कंटिन्यूअस वर्ड का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ नहीं रहता है। व्हाई दिस इज नेसेसरी, यहां पे गलती होता है, बच्चे रख लेते हैं ना, इंटीग्रेशन a to b fx dx 0, अच्छा मतलब fx का एक रूट मिल जाएगा a से b तक। अरे भाई ये तो ध्यान दे कि कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने से जरूरी नहीं है कि ये फॉलो होगा। क्यों दिखाते, ये देख जरा ध्यान से, ये देख a है b है, समझ में आ रहा है क्या। मान ले ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया, और फंक्शन यहां पे डिसकंटिन्यूअस है, और इधर ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये एरिया और ये एरिया यहां पे सी पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, तो ये एरिया और ये एरिया मान लो सेम है, मान लो सेम है, तो इंटीग्रेशन a to b fx dx तो 0 आ रहा है ना भाई। इंटीग्रेशन a to b fx dx तो यहां से 0 आ जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन a to b fx dx 0 आएगा, बिकॉज नेट अलजेब्रिक सम 0 है ना, ऊपर प्लस a है तो नीचे माइनस a है, नेट ऐड करेंगे तो 0 आएगा। बट जो लफड़ा हो रहा है वो क्या लफड़ा है, वो लफड़ा ये है कि आपका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से ग्राफ तो किसी जगह पे कट ही नहीं किया, एक्स एक्सिस का किसी हिस्से में ग्राफ कट ही नहीं किया। दिख रहा है क्या, कोई रूट आपको नजर आ रहा है ए से बी में फंक्शन का, फंक्शन तो ये है आपका, इधर भी फंक्शन ये है, इधर तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, तो कोई रूट तो आया ही नहीं, समझ में आ रहा है ना, कोई रूट तो आया ही नहीं। बट यहां पे तो बोला है कि अगर ये होता है तब fx इक्वल टू 0 का एटलीस्ट 1 रूट होगा ही होगा, बट यहां पे तो ये चीज वायलेट हो रहा है ना, हमारे को तो रूट मिल ही नहीं रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज यहां पे ये कंडीशन फेल हो गया, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ग्राफ जो है उसको पूरा पूरा इंटरवल में कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा ये सब। डिफरेंशिएबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, बट कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर वैलिडिटी ऑफ दिस पॉइंट। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो लफड़ा हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आ रहा है पक्का। अभी ये पढ़ाने के बाद ही बच्चे मेरे को डायरेक्टली पूछ लेते तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो इंटरवल में इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बोलेंगे थोड़ा सब्र रखो, आगे देखो ना, देखते जाओ वीडियो, आराम से समझ आएगा। क्लियर है क्या, तो ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान से समझना है कि इस लाइन, इस वर्ड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर ये नहीं आया तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ना दोस्त, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इफ fx इज कंटिन्यूअस एंड अकॉर्डिंगली पॉजिटिव नेगेटिव इन a to b। अच्छा, fx कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और वो पॉजिटिव दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b, वो नेगेटिव दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं अगर fx पॉजिटिव है a से b पे तो इंटीग्रेशन f ऑफ a to b fx dx जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा।
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b। और अगर fx नेगेटिव है, पूरा पूरा नीचे अगर लाई कर रहा है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा दिया, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आप समझ सकते होंगे इन सारी चीजों को, समझ में आ रहा है ना। अगर a से b पूरा इंटरवल में फंक्शन ऊपर है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया बाउंड होगा, यही तो है ना, यही है टोटल एरिया और यही है अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया, ठीक है ना। बिकॉज पूरा पूरा ग्राफ पूरा इंटरवल में ऊपर लाई कर रहा है, नीचे आया ही नहीं। नीचे अगर आता तभी तो जाकर के टोटल एरिया और अलजेब्रिक एरिया में डिफरेंस आता है ना। जब तक ग्राफ नीचे नहीं आता एक्स एक्सिस का, तब तक तो दोनों सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा। और पूरा पूरा इंटरवल में अगर आपका ग्राफ नीचे है, लेस देन 0 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b, तो आप बोलेंगे ना कि एरिया जो आएगा यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया वो नेगेटिव होगा, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। टोटल एरिया तो तुम पॉजिटिव दे दोगे आंसर, बट अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया इस केस में नेगेटिव होगा बिकॉज एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही तो है ना अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया, वो भी नेगेटिव हो जाएगा इन दैट इंटरवल। और अगर ग्राफ कट करके नीचे जा रहा है, दैट इज ऊपर भी है नीचे भी है, तभी जाकर के अपन कुछ बोल नहीं पाएंगे, हमें निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। इन सारे केस में भी एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, ये एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है वो निकालने के लिए तो इंटीग्रेट करना ही होगा। बट पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्टली बोल दोगे अगर ग्राफ अबव एक्स एक्सिस या बिलो एक्स एक्सिस है कंप्लीटली इन दैट इंटरवल। बट वो उसी इंटरवल में अगर एक्स एक्सिस को क्रॉस करके भी जा रहा है, तभी जाकर के आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा साइन चेक करने के लिए। और वैल्यू निकालने के लिए तो हर सारे जगह पे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे वाला पॉइंट देखते हैं, आगे वाला पॉइंट देखते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इफ ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, अगर एक फंक्शन fx है जो कि डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर c, ठीक है, और a से b पे हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। a से b पे हमें इंटीग्रेट करना था और c पे वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ऐसा समझ में आ रहा है ना। तब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे a से b fx dx में, समझ में आ रहा है ना। बेसिकली ये जो a से b हम करते हैं ना, ये एग्जैक्ट a से b नहीं होता है, a प्लस से b माइनस तक करते हैं हम, समझ में आ रहा है ना, a प्लस से b माइनस तक एग्जैक्टली। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर वो c पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो जहां जहां पे डिसकंटिन्यूटी शो करेगा उसी जगह पे उसको ब्रेक कर दिया जाएगा। दैट इज हम a से b तक डायरेक्टली ना करके पहले a से c माइनस तक करेंगे, ठीक है, और फिर c पे तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो अपन c प्लस वही चीज c से b लिखेंगे, मतलब c प्लस से b माइनस एफ एक्स। वही चीज किताबों में आपको ऐसे ही मिल जाएगा, a से c एग्जिस्ट तो कर रहा है फंक्शन बट एज डिसकंटिन्यूअस, तो उस जगह पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अभी अगर a से b पूरा पूरा इंटरवल में वो 3 जगह पे डिसकंटिन्यूटी शो करता है, तो आप 3 बार ब्रेक करोगे, एक बार a से c1, फिर c1 से c2, फिर c2 से c3 और फिर c3 से b तक जाओगे। दैट इज 4 इंटीग्रल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जहां जहां पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, उन सारे जगह पे आपको ब्रेकिंग देना होगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले ही आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी सॉल्व करने आएगा, आप लिमिट्स चेक कीजिएगा, क्या पता इस लिमिट में आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो तो नहीं कर रहा है, मतलब क्या इस फंक्शन का डोमेन पूरा पूरा ये इंटरवल है या नहीं। देखिए डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या है, डोमेन में नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना। जो यहाँ पे आपको a से b fx dx का सीन है ना, यहाँ पे आप चेक कर लेना कि ये fx का चक्कर है क्या, क्या ये fx इस पूरा पूरा a से b पे डिफाइंड है, इज इट ओके और नॉट। अगर ये ओके नहीं है, अगर ये पूरा पूरा a से b पे डिफाइंड नहीं है, तो सवाल खड़ा करना है कि ये जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस है उन सारे जगह पे इसको ब्रेक करते जाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, वही है इस प्रॉपर्टी का मीनिंग। क्वेश्चन जब आएगा अपन अपना आप ही आपको दिखाएगी कि कैसे करेंगे। अगला जो है आपका डी ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये मतलब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा, नीचे ये एक क्वेश्चन है ना, डेरिवेटिव के अंदर ये बच्चों का मिस्टेक होता है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही ये चीज आपको बताऊंगा। 8 पॉइंट a से a fx dx, a से a fx dx, ये 0 तभी होगा जब f ऑफ a डिफाइन होगा। अरे ये तो क्या है, a से a fx dx, ये तो कुछ है ही नहीं, एक पॉइंट ही है। तो एक पॉइंट का आंसर क्या होगा, एक पॉइंट का एरिया क्या होता है, 0 ही तो होगा ना भाई,
है ना। एक पॉइंट से एरिया बाउंड क्या होगा, जीरो ही होगा ऑब्वियसली। ए से ए तक ही आपको एफ एक्स डी एक्स निकालना है तो ये जीरो ही होगा। बट ये जीरो तो तभी अपन आंसर दे पाएंगे ना जब एफ ऑफ ए डिफाइंड होगा। एफ ऑफ ए को तो डिफाइंड होना पड़ेगा ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे शीट में तो एग्जाम्पल कुछ है नहीं, बट मैं ही आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। चलो जैसे मैं मान लो बोल रहा हूं कि 0 से 0 1/t dt आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर तो अपन ऐसे, अगर मैं 2 से 2 1/t dt पूछता हूं तो आप क्या लिखोगे, 1/t का इंटीग्रेशन ln t, तो यहां पे आ जाएगा ln2 माइनस ln2 आंसर 0, जिसको आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो बिकॉज लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर सेम है तो डायरेक्टली आंसर 0 हो जाएगा। बट इस केस में मैं आंसर 0 नहीं दे पाऊंगा बिकॉज 1/t जो फंक्शन है वो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो एक जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे एग्जिस्ट तो करना होगा। अगर वो पॉइंट सारा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एरिया बाउंड कहां से होगा, ठीक है। तो याद रखना, ये एग्जांपल में लिख के रखना कि ये सारी चीज डज नॉट एग्जिस्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ये जो चीज है ये बिल्कुल 0 आएगा आंसर। बट ये इस केस में आप आंसर 0 मत दे, मतलब हमेशा जो एक गलती होता है ना आप लोगों का कि लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम दे दिया, मास्टर भी ऐसे ही रटा देता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो गया तो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। बट ये जरूरी नहीं है, वो 0 तभी हो पाएगा जब आपका अंदर वाला फंक्शन डिफाइंड हो रहा है उस लिमिट पे। समझ में आ रहा है ना, उस लिमिट पे इसीलिए बोला क्योंकि दोनों लिमिट सेम ही है, तो उस लिमिट पे बोलने से काम चलेगा, ठीक है ना। दोनों लिमिट डिफाइंड होना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे आप आंसर को 0 बोल दोगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। और लास्ट एक और प्रॉपर्टी देखो, यहां पे लिखा गया है फंडामेंटल थ्योरम से पहले, जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन a to b fn x dx is equal to integration a to b limit n tending to infinity fn x dx। मतलब आपको बोला जा रहा है कि एक लिमिट लगा दिया और इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। तो हम क्या करें सर, यहां पे आराम से आप चिंता मत करो कि देखो ये तो मतलब हमें बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं ध्यान से देखूं fn x है ना, fn x, अच्छा तो ये रहेगा, यहां पे आपको n भी रहेगा x भी रहेगा, ठीक है ना, n भी रहेगा x भी रहेगा, बिल्कुल। तो लिमिट को आप अंदर घुसा दो पहले, है ना। जब भी आपके पास ऐसा सीन आएगा तो आप इस लिमिट को अंदर लेके जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर लेके चले जाओ, पहले लिमिट सॉल्व कर लो। क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे n और x, इस एक्सप्रेशन में n और x अगर दोनों प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी करने के साथ साथ n तो गायब हो जाएगा, ये पूरा पूरा फंक्शन ऑफ x बन जाएगा और ये फंक्शन ऑफ x dx का इंटीग्रेशन सॉल्व होकर के आ जाएगा, ठीक है, जो कि एक नंबर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ये नंबर ही होता, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या करते हैं अपन, dx है तो n तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है ना, तो पहले हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ जाता, n को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ जाता और इंटीग्रेशन सॉल्व करके ये पूरा पूरा n के टर्म्स में आता, ये पूरा पूरा n के टर्म्स में आता और फिर उसका लिमिट सॉल्व करते, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा सीन आ जाता है कि आपको पता चल रहा है कि अंदर वाले का n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट सॉल्व करना बड़ा सिंपल है बट उसको इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है, हो सकता है ना ऐसा सीन कि ऐसा कोई सीन आपके पास है जहां पे आपको ऐसे लग रहा है अरे यार इस फंक्शन यहाँ पे जो n और x के टर्म में एक एक्सप्रेशन लिखा गया है उसका लिमिट अगर मैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी सॉल्व कर लेता पहले शायद तो बहुत आसान हो जाता मेरे लिए इंटीग्रेट करना, क्योंकि डायरेक्टली इसको n को कांस्टेंट मान के x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप आराम से लिमिट को अंदर लेके जा सकते हो, लिमिट को अंदर लेके इस फंक्शन का पहले n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट निकाल दो जो इजी होगा और फिर ये x के टर्म्स में आने के बाद इसको इंटीग्रेट कर दो जो कि सिंपल हो जाएगा, क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो वही चीज आपको समझना था एंड अकॉर्डिंगली जहां पे भी इसका जरूरत आएगा वैसे मिलेगा शीट में, जहां पे भी जरूरत आएगा उस जगह पे अपन अप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो चलिए अभी कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस अपन देख लेते विद द हेल्प ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट का गलतियां जो है वो बच्चे जो करते, बच्चे क्या इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स भी करते हैं, तो वही चीज मैं आपको एक बार उठा करके बताऊंगा कि वो सारी चीज एक बार आपका क्लियर हो जाए फिर अपन धीरे धीरे बेस को बनाएंगे, क्लियर है। तो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपका शीट से ही। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से पहले पेज नंबर 2 पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन पिक करके बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है
बट उन क्वेश्चंस को पिक करके मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि पहला क्वेश्चन ही आपको दिख रहा है 2 का, इंटीग्रेशन -2 से 3 √(x²-1 dx। ठीक है, तो यहां पे सबसे बड़ा गलती जो हमसे होता है वो क्या होता है, जो पहले सीख लो, एक एक गलतियां सिखाऊंगा जो करते हैं सभी मिल करके एक साथ। वो यह है कि डायरेक्टली ये किसी फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसका आंसर लिखेगा और लिख करके ऊपर 3 और नीचे -2। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? ऊपर 3 डाल देगा और नीचे -2 डाल देगा भाई। ठीक है, और इसका आंसर निकालता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जो कि गलत बात है। ठीक है ना? इस तरीके से अपन नहीं कर सकते। ये अगर जो भी आपका आंसर आएगा वो गलत आंसर है, वो आपका टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज कभी हो ही नहीं सकता। आपने बहुत ज्यादा निकाल दिए। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्यों? अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दे, ठीक है, तो काम नहीं चलने वाला। उसका रीजन अपन सुनते हैं एक एक करके। ठीक है ना? क्योंकि ये जो आपका फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन इस पूरा लिमिट में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ध्यान से सोचो ना, यहीं पर डेफिनेट पे आकर के फंस जाते लोग। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहां पे दिमाग लगता है, इनडेफिनेट पे दिमाग नहीं लगता ना। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है इन द इंटरवल, क्लियरली देखो, -1 से 1 के अंदर। ठीक है, f(x) is equal to √(x²-1) is defined when x²-1 is greater than equal to 0. That is, x belongs to -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। तो ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड है। -1 से 1 में तो ये डिफाइंड ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? डिसकंटिन्यूअस होता है, समझ ही रहे हो ना? -1 और 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, दैट इज नॉट डिफाइंड। अपन बोल सकते हैं इन -1 to 1 ऑफ एन इंटरवल। क्लियर? इसीलिए अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके अगर आप ऊपर 3 अपर लिमिट और नीचे -2 लोअर लिमिट पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो वैसे के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको -2 से कहां तक जा सकते हैं अपन, इधर मैक्सिमम -1 तक लेके जाना होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? और उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, बिकॉज -1 से 1 तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ग्राफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो एरिया किसका निकालोगे? -1 से 1 पे ग्राफ कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आप एरिया किस चीज का निकालने जा रहे हो, है ना? तो -1 से 1 ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, और 1 से मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, जो अपर लिमिट है वो कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 3 तक जाओगे और इंटीग्रेट करोगे इस फंक्शन को। तो अगर डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट करके 3 अपर लिमिट और लोअर लिमिट -2 पुट कर देते हो तो हो गया सत्यानाश। ठीक है, तो अपने को करना क्या होगा, इस तरीके से इसको ब्रेक करके इसका आंसर अलग से निकालो, इसका आंसर अलग से निकालो, फिर दोनों को ऐड करो। क्लियर? समझ आ रहा है ना? ये पहला मिस्टेक था जो इस प्रॉब्लम के थ्रू मैंने आपको सिखाया। क्लियर है? समझ आ रहा है? पक्का? चलो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वो गलत तरीके से आंसर निकाल के रखो, फिर उसको रेड पेन से क्रॉस करके रखो, गलत क्यों है वो रीजन लिख के रखो, एंड देन सही सॉल्यूशन छापो, तब जाकर के दिमाग में क्लिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2, -2 से 3 x into √(x²-1 dx। सही है ना? x into √(x²। अभी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे साइड में आपको x लगा के दे दिया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो एक चीज कंफर्म है कि वो फंक्शन भी -1 से 1 पे अनडिफाइंड है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्क्वायर रूट। ठीक है ना? तो अपन क्लियरली यहां से बोल सकते हैं कि पहले तो इसको आप ऐसे तोड़ दो, -2 से -1 x into √(x²-1 dx। ठीक है, और आगे 1 से 3 तक x into √(x²-1 dx। सही है? चलो, तो अभी अपन यहां से क्या सोच सकते हैं, जरा ध्यान से देखो कि इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। पहले तो 2x बना देते बाहर हाफ लगा करके, तो और फायदा होगा। -2 से -1 2x √(x²-1 dx।
और यहाँ पे आ गया आपका 1 से 3 ट्वाइस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। सही है, ठीक है। अभी सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको t सब्सटीट्यूट कर देते, बाहर dt हो जाएगा। बट ये चीज ध्यान देना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये चीज हमें सीखना पड़ेगा अच्छे से। अभी देखो ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, x के रेस्पेक्ट में। तो ये लिमिट्स भी जो दिया हुआ है ये किसका लिमिट्स है, x का लिमिट्स है ऑब्वियसली, ठीक है। बट जैसे ही आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t या फिर कुछ भी सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे जो लिमिट आना चाहिए वो किसका लिमिट आना चाहिए, t का लिमिट। बिकॉज तब तो dx नहीं रहेगा, तब dx विल कन्वर्ट टू dt, तो यहाँ पे t का लिमिट आना पड़ेगा। तो वो एक चीज ध्यान देना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में, लिमिट चेंज करना है, ये भूलना मत, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जो सब्सटीट्यूशन होना चाहिए वो हमेशा कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक होना चाहिए इन दिस इंटरवल। मतलब आप जिस चीज को नया एक वेरिएबल का रूप देने वाले हो वो चीज इस इंटरवल में प्रिसाइसली कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक होना चाहिए। क्यों, मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग एग्जांपल देकर के, थोड़ी देर इंतजार कर लो, आज ही के लेक्चर में ये चीज आएगा। बस अभी के लिए बस भरोसा करके इतना चीज मान के रखो कि सब्सटीट्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक इन दैट इंटरवल, जो भी आप सब्सटीट्यूट करने वाले हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में। क्लियर है, समझ आ रहा है? चलो, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली इसको t मानेंगे, है ना। तो -2 से -1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या देख लेते हैं हम, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ, ये -1 है, तो -2 से -1 पे ये मोनोटोनिक भी है, कंप्लीटली डिक्रीज हो रहा है और कंटिन्यूअस भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये 1 है, यहाँ पे 3 होगा, तो 1 से 3 पे भी ये मोनोटोनिक है और कंप्लीटली कंटिन्यूअस भी है। तो आराम से आप t सब्सटीट्यूट कर सकते हो दोनों ही केस में। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान लेता हूं तो मेरा जो dt है वो बन जाएगा ट्वाइस एक्स dx। अभी मेरा लिमिट चेंज करने का टाइम आया, दैट इज सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि जब x का वैल्यू -2 है तो t क्लियरली आपको दिख रहा है 3 हो जाएगा, और जब x का वैल्यू -1 है तो t का वैल्यू 0 हो रहा है। अगेन फॉर द सेकेंड इंटीग्रल, जब x का वैल्यू 1 दिख रहा है तो t आपको 0 दिख रहा होगा, और जब x का वैल्यू 3 दिख रहा है तब t आपको कितना दिख रहा है, 8। समझ में आ रहा है ना, देखो 3 स्क्वायर माइनस 1 8 हो जाएगा। तो जो मेरा इंटीग्रल बनेगा वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स dx विल बी dt, ये बन जाएगा रूट ओवर ऑफ t, इधर भी ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ t और ये dt। जब 1 है x का वैल्यू तो t का वैल्यू कितना है, 0। जब x का वैल्यू 3 है तो t का वैल्यू 8 है। यहाँ पे आ जाएगा क्या, जब -2 है तो 3 और जब -1 है तब 0। तो बहुत बच्चे इसके बाद क्या कर देते पता है, 3 से 0, 0 से 8, तो उनको एक प्रॉपर्टी याद आ जाता है कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स। जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला उसको एक प्रॉपर्टी के रूप में भी आपको पढ़ाया जाएगा इन प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इस तरीके से वो इसको 3 से 8 लिख देते, जो कि गलत चीज है, ठीक है ना। ऐसा मत लिखो 3 से 8, बिकॉज ये जो अगर ये -3 होता तो मैं बोल देता चलो एक बार लिख दो, बट प्रोवाइडेड ध्यान होना चाहिए कि फंक्शन 0 पे क्या पता डिसकंटिन्यूअस अगर हो तब तो नहीं लिख पाओगे, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस है, रूट ओवर फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट वो अपन तभी लिखते जब -3 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, है ना, आप ये प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले अगले लेक्चर में आपको प्रॉपर्टी 1 में ही पढ़ाया जाएगा। a से b एफ एक्स डी एक्स जो होता है ना वो माइनस ऑफ b से a एफ एक्स डी एक्स होता है। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? तो भी आप आराम से क्या कर दो, यहाँ पे हाफ है आपका, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के पहले तो इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से 8 रूट टी dt का इंटीग्रेशन, और इसको प्लस को माइनस अगर कर देंगे तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा 0 से 3 रूट टी dt। तब इन दोनों को कैलकुलेट करके रख दो, आपके पास अपना आंसर निकल करके आ जाएगा। तो वही चीज आपको कितने सारे चीज ध्यान से अभी तक सीखने को मिला, जरा ध्यान से देखो आप, है ना। एक तो डोमेन चेक करना है, एक तो डोमेन का इंपॉर्टेंस समझ आया, है ना, इन दोनों एग्जांपल के थ्रू कि फंक्शन जहां पे कंटिन्यूअस नहीं है उस जगह पे अगर आप ये सब नाटक करते हो, है ना, फंक्शन जहां पे प्रेजेंट ही नहीं है उस जगह पे इंटीग्रल निकालते चले जा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। दूसरा आपको ये पता चला कि सर सब्सटीट्यूशन जो है उसके बाद लिमिट चेंज करना होगा, लिमिट चेंज करने के बारे में आपको आइडिया लगा, ठीक है। तीसरा आपको ये समझ में आया कि सर सब्सटीट्यूशन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा।
सब्सटीट्यूशन इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक, जो नहीं पता होता है ना मास्टर को ना बच्चों को, ठीक है, क्लियर है। बुक्स में तो लिखेंगे ही नहीं कभी राइटर, ठीक है ना। तो डाउट हो जाता है कभी कभी, जिस राइटर ने एनसीईआरटी बनाया उसको पता है भी नहीं यार, पता होता तो छापता ना ये सारी चीज, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट से कैसे मिस हो जाता है राइटर से, ठीक है। तो ये क्लियर ही है, आप ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना है, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या लिखा गया है। 0 to पाई 10x, 0 से पाई 10x dx। अभी मैं यहां पे बहुत जनों को देखा कैसे करते पता है, कि 10x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख देते हैं। बोलता है 10x का इंटीग्रेशन तो है ln mod sec x, मैंने बोला बिल्कुल सही, और ऊपर पाई नीचे 0। फिर मैं पूछता हूं sec 0 कितना होगा, बोलता है 1, तो ln 0 विल बी 0, सॉरी ln 1 विल बी 0। और इधर आ जाता है माइनस sec 0, अगर मैं पूछूं, सॉरी पहले तो sec पाई आएगा, तो sec पाई 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ln 1 0। और इधर अगर मैं बात करूं, तो 0 अगर डालेंगे तो sec 0 1, ln 1 0, तो आंसर जो है वो 0 माइनस 0 0 ही आता है। और बिल्कुल फील भी आता है कि आंसर इंटीग्रेशन तो 0 ही होगा, बिकॉज देखो पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड होता है ना, ठीक है। तो 10x का ग्राफ देखो 0 से पाई पे, 10x का ग्राफ देखो 0 से पाई पे कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ऊपर जितना एरिया कवर हो रहा है, नीचे भी सेम अमाउंट ऑफ एरिया कवर हो रहा है, तो एग्जैक्टली दोनों कैंसिल आउट होकर के 0 आता है ना, अप्रोक्सीमेटली ये 0 आएगा, बिल्कुल सही है। बट ये जो हमारा प्रोसीजर है ना, ये प्रोसीजर पूरा गलत है, ठीक है। क्यों गलत है इसको समझो, बिकॉज हमने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया पूरा लिमिट में, जबकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन पाई बाई 2 में डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसको ब्रेक करना चाहिए था ना भाई, बिल्कुल चाहिए था उसको ब्रेक करना। तो इसको एग्जैक्टली हमें करना कैसे चाहिए था, 0 से पाई बाई 2 10x dx प्लस पाई बाई 2 से पाई 10x dx। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई, इस तरीके से ब्रेक करना, आंसर आपको वही मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्लियरली दिख रहा है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज लगभग 0 ही है। अगर मैं बोल देता हूं कि ये पूरा एरिया बराबर ही होगा, बिकॉज इंफिनिटी तक जाना है तो एग्जैक्टली पता नहीं, बट अगर अपन मानते कि बराबर है तो आंसर 0 ही आना है, ये तो कंफर्म है। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 0 ही आएगा। बट ये जो प्रोसीजर है इसमें गलती है, बिकॉज पूरा लिमिट इंटरवल में, जिस इंटरवल में हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने दिया है, उस इंटरवल में फंक्शन एक जगह पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, जो हम ध्यान ही नहीं दे रहे, उसको इग्नोर करके अपन डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो कि गलत है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में खास कोई दिक्कत आ नहीं रहा है, बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने निकाल दूंगा आगे चलते चलते, जहां पे आप स्ट्रगल करोगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते सर, निकालते एक एक करके, मार्कर पेन खत्म हो गया है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल के साथ चलते हैं। अगला एग्जांपल आपको क्या लिख रहा है, हाँ, इंटीग्रेशन नंबर 4, इंटीग्रेशन 3 से लेकर के 8 तक, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ पे तो इंडेफिनेट अगर किसी को सॉल्व करने बोलता तो कोई भी कर देता, क्लियर चीज है कि जनाब ये चीज तो t मानो, dt तो अपना तैयार है, सिंपल सा चीज है। बट जिस चीज को t मान रहे हो वो मैंने क्या बोला था, कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक होना चाहिए। देखो 3 से 8 में ये तो कंटिन्यूअस भी होता है, मोनोटोनिक भी होता है। जानते हो ना रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ, रूट एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है ना, अपर हाफ पैराबोला का, हॉरिजॉन्टल पैराबोला का स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल का अपर हाफ। और अगर मैं x प्लस 1 कर देता हूं तो फंक्शन के अंदर आप प्लस a कर रहे हो, मतलब किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा इसका ग्राफ, 0 पे 1 आएगा और -1 से इंफिनिटी इसका डाउन हो जाएगा। तो बिल्कुल 3 से 8 में फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, इंक्रीजिंग दैट इज मोनोटोनिक भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अपन क्लियरली आराम से सब्सटीट्यूट करके काम चला सकते हैं, किसको, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को t, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1 को तुरंत
टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जैसे ही डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे तो क्लियरली हमारे पास ये सीन आ जाएगा। दैट इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dt, और यहां पे जो चीज बाकी रह गया वो बच जाएगा आपका साइन t। ठीक है, और अभी हमारे को लिमिट चेंज करना होगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि when x is equal to 3 clearly t is equal to 2 square root of 4 2, और जब x का वैल्यू 8 हो जाएगा तो t का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3। तो इंटीग्रेशन t का लिमिट आ जाएगा 2 से 3 तक। तो लिमिट चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट था। तो 2 बाहर लेकर के आ जाओ, इधर 2 से 3 है साइन t dt। अभी साइन t तो पूरा पूरा इंटरवल में कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोनोटोनिसिटी क्यों चेक करोगे, अभी सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना कर दो, बस कंटिन्यूअस चेक करो, बिकॉज अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो ब्रेकिंग करता मैं। ठीक है ना, तो आराम से कॉस साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, माइनस बाहर आ गया, कॉस t यहाँ पे है, ये 3 ये 2, तो ये हो जाएगा -3, और इधर आ जाएगा cos 3 माइनस कॉस ऑफ 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा चीजें जो है तो समय के साथ साथ और क्लियर होता जाएगा, चिंता मत करो। अगले सवाल पे चलते हैं। नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस 4 कॉट स्क्वेयर एक्स, 1 प्लस 4 कॉट स्क्वेयर एक्स। सही है, यहां पे क्या करें, पहले अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं क्या नहीं होगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो पॉज करके ट्राई कर लो। इसको अगर कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर लिखते हैं तो ऊपर चला जाएगा, मान लो हाँ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, और अगर मैं तरीके से देखूं यार तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो आगे अगर अपन सोचे तो ये 0 से π/2 साइन स्क्वायर को तो साइन स्क्वायर ही रहने देते हैं, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस यहां से 1 कॉस स्क्वायर चुरा लिया, तो ये हो जाएगा 1, और रिमेनिंग बच जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है क्या, क्लियर है? तो भी अगर यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स होता तो ये तो कॉस एक्स को t मानने से ही हो जाता, बट एज यहाँ पे लफड़ा है तो हमारे को थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। ठीक है ना, तो क्या ध्यान दोगे यहाँ पे, प्रॉब्लम तो अराइज हो गया। ठीक है, dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर टाइप का देख रहा है ना। प्रॉब्लम तो आ गया जनाब, क्या करें, अभी कुछ करने का क्षमता तो है नहीं भाई। 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर है ना, तो 4 कॉस स्क्वायर है, 4 कॉस स्क्वायर क्या कर सकते हो यार, 4 कॉस स्क्वायर को अगर कॉस एक्स स्क्वायर में भी डालता हूं तो भी तो बात नहीं बनेगा, बिकॉज कॉट का डिफरेंशिएशन ऊपर कॉस एक्स स्क्वायर चाहिए। अगर कॉस एक्स स्क्वायर ऊपर चिपकाते हैं तो नीचे कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बन जाएगा आपका, वापस प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। सही है क्या? चलो ऐसे तो हो नहीं रहा है, तो दूसरे तरीके से सोच के देखते हैं। कहीं ना कहीं अपन यहाँ पे ये डाल सकते हैं ना कि cos x स्क्वायर x अगर ऊपर हमें चाहिए, क्योंकि cot x को अगर t मानेंगे तो cos x स्क्वायर चाहिए होगा, तो नीचे भी यहाँ पे cos x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 cos x स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x। सही है, इस तरीके से तो अपन खेल सकते हैं ना कहानी, बराबर खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, cos x स्क्वायर को 1 प्लस कॉस स्क्वायर और 1 प्लस कॉस स्क्वायर अगर दे देते हैं तो बात बनेगा क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर रख देते इसको, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, और ऊपर है आपका cos x स्क्वायर एक्स dx। अभी अगर मैं cot x को t मानता हूं तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, बट पहले तो देखो cot x 0 से π/2 में कंटिन्यूअस है या नहीं। cot x का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा होगा ना, 0 से π/2 में ये डिक्रीजिंग भी है और कंटिन्यूअस भी है ना।
0 प्लस से पाई बाई 2 माइनस पे बिल्कुल बिल्कुल सही सही चीज आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो cot x को आप t मान सकते हो यहाँ पे। तो cot x को अगर अपन t मान लेते हैं तो dt बन जाएगा माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x dx। ठीक है, तो व्हेन x बराबर 0, t बराबर cos 0 will be your infinity, and when x is equal to pi by 2 then t will be your क्या बोले, t को क्या बोले, t क्या हो जाएगा भाई, x अगर पाई बाई 2 हो गया तो t हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना, तो अभी अपन यहां से क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, जब 0 है तो ये इंफिनिटी, और जब पाई बाई 2 है तो ये 0, ऐसे हो गया। और यहाँ पे आ रहा है dt है ना, तो t का लिमिट आना चाहिए, बिल्कुल आ गया। यहाँ पे आ गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज माइनस की वजह से ये लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये 0 से इंफिनिटी हो गया, और ये dt 1 प्लस टी स्क्वायर अगर कॉमन लेके चले जाए तो 1 प्लस 4 टी स्क्वायर आ जाएगा अंदर। ठीक है, तो अभी इस इंटीग्रेशन को अपन कैसे निपटाए, आगे चलते चलिए। इसको इरेज कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो अभी तो ये थोड़ा बहुत इजी हो गया, ऊपर 4 लगा देते, नीचे 4 लगा देते और डिफरेंस क्रिएट कर देंगे ऊपर। सही लग रहा है क्या, सही थॉट लग रहा है आपके, बिल्कुल लग रहा होगा भाई, वही आपके दिमाग में भी आया होगा। इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट होगा ना, तो नीचे 3 चिपका देते और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस 3 क्लियरली दिख रहा है। तो 4 प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 टी स्क्वायर इंटू 4 टी स्क्वायर प्लस 1, ये dt हो जाएगा। तो 4/3 नीचे रख, ये 0 से इंफिनिटी डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, है ना, माइनस अगर इधर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी dt डिवाइडेड बाई 4 कॉमन ले लो और 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये शायद आपका 1/2 बाहर आएगा और tan इनवर्स 2t हो जाएगा। अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट 0, और इसका इंटीग्रेशन भी तो tan इनवर्स t ही है, और अपर लिमिट इंफिनिटी लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, जब आप अपर लिमिट इंफिनिटी पुट करोगे तो दिस बिकम्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 होता है, माइनस tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, हाफ तो बाहर रहेगा, tan इनवर्स 0 विल बी 0 माइनस 1/4, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 अगेन, माइनस tan इनवर्स 0 विल बी 0, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8 विच विल बी पाई बाई 8। आंसर विल बी योर 4/3 इंटू पाई बाई 8, जो कि आ जाएगा पाई बाई 6। क्लियर, जो कि एक रियल नंबर है ना, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अपन इस इंटीग्रेशन को निपटा सकते हैं, जो कि अच्छा इंटीग्रेशन था, बिल्कुल मैं इसको अच्छा क्वेश्चन रेट करूंगा, है ना। हमारे दिमाग में अगर ये cos x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला दिमाग थॉट नहीं आता तो शायद अपन फंस जाते, बिकॉज आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि cos x स्क्वायर का थॉट मेरे दिमाग में तभी आया जब हमें ये पता चला कि cot x नीचे है, तो cot x को t मानेंगे तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, इसलिए अपन ने cos x स्क्वायर को ऊपर इन्वॉल्व किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, उसी को इंट्रोड्यूस किया है ऊपर में। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन जने चलते हैं। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ 1 माइनस टी बाई 1 माइनस टी dt। इतना सा तो आप बना सकते हो आराम से, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, है ना। log ऑफ 1 माइनस टी को ही आप t सब्सटीट्यूट, दूसरा कोई वेरिएबल q सब्सटीट्यूट कर दोगे तो नीचे उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। क्लियर है, आराम से सब्सटीट्यूशन की मदद से हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान दे देना कि क्या पता ये जिस चीज को आप u मानने वाले हो, है ना, u आप किसको मानोगे, log ऑफ 1 माइनस टी, तो क्या ये इस इंटरवल में मोनोटोनिक है, 0 डालेंगे तो 0 आएगा, जब t 0 होगा तो u का वैल्यू भी 0 होगा, और इसको डिफरेंशिएट कर लो ना, तो ये कितना आ रहा है 1 बाई 1 माइनस टी, है ना, इंटू -1 आएगा तो ये t -1 हो गया। तो अभी t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू दिया हुआ है 0 से 1 माइनस ई टू दी पावर -2। ठीक है, तो t -1 हो जाएगा -1 से माइनस ई टू दी पावर -t और -2।
ठीक है, तो भी आपको किसका वैल्यू चाहिए, 1/t माइनस 1 ना। तो 1/t माइनस 1 अगर पूरा पूरा नेगेटिव है, बिकॉज ये इंटरवल तो पूरा पूरा नेगेटिव है ना, तो 1/t माइनस 1 भी पूरा पूरा नेगेटिव होगा, तो डेरिवेटिव नेगेटिव है, दैट इज फंक्शन मोनोटोनिक है, तो चिंता मत करो। और कंटिन्यूअस है या नहीं देख लो बस। ये फंक्शन एग्जिस्ट कहां पे करेगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जहां पे 1 माइनस टी ग्रेटर देन 0, दैट इज t लेस देन 1 के लिए एग्जिस्ट करेगा। अभी ये जो लिमिट दिया हुआ है 0 से 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2, ये पूरा पूरा लिमिट तो 1 से छोटा है, तो इस जगह पे ये डिसकंटिन्यूटी होने का भी कोई चांस नहीं है। दैट इज जो लिमिट दिया गया है उस लिमिट में आपका log ऑफ 1 माइनस टी जो सब्सटीट्यूशन आप कर रहे हो q के बराबर, ये पूरा पूरा फंक्शन इस t का लिमिट के लिए बिल्कुल कंटिन्यूअस भी है और मोनोटोनिक भी है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आराम से सब्सटीट्यूशन करेंगे एंड इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। क्लियर है, समझ आ रहा है? चलो आगे चलते हैं, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं अपन। सही है क्या? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलो, इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आप जानते ही हो दोस्त किस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है ना। ये फेमस सब्सटीट्यूशन है जो मैंने आपको सिखा करके दिया था कि x को अपन क्या मान सकते हैं, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने बोला था आपको। ठीक है, यहां से ये dx क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा साइन 2 थीटा प्लस बीटा साइन 2 थीटा, दैट इज दिस विल बिकम बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन 2 थीटा। सही है, ये dx क्या बन गया, बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है ना, और इधर ये कितना आने वाला है, x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा हो जाएगा बीटा साइन स्क्वायर माइनस अल्फा साइन स्क्वायर, दैट इज बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा x माइनस अल्फा, और बीटा माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बीटा माइनस एक्स हो जाएगा बीटा कॉस स्क्वायर माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर, दैट इज बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा। सही है, और लिमिट क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू अल्फा है तो थीटा कितना है देखो, व्हेन x इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा साइन स्क्वायर इक्वल टू बीटा साइन स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस चीज का तो लफड़ाबाजी हो जाएगा यहाँ पे दोस्त। सही है क्या, तो अपन क्या करें, अल्फा साइन स्क्वायर बराबर अल्फा साइन स्क्वायर बराबर बीटा साइन स्क्वायर, तो अल्फा और बीटा तो इक्वल हो नहीं सकता है ना। यहां से अपन साइन स्क्वायर को उड़ा मत देना, अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, भी अल्फा बीटा तो इक्वल हो नहीं सकता है ना, ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा तो 0 होना पड़ेगा, और यहां से थीटा का इन्फिनिट सॉल्यूशन आएगा। बट हम कोई भी जो प्रिंसिपल है उसी को लेकर के चलेंगे तो काम हो जाएगा हमारा, दैट इज हम थीटा को 0 लेकर के चलते तो ही हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा 0 आ जाएगा, और जब इसको बीटा डाल देंगे तो ये बीटा कॉस स्क्वायर आ जाएगा, जब x का वैल्यू बीटा हो जाएगा ना तो ये बीटा कॉस स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर। अगेन यहां से एक ही सॉल्यूशन आएगा कॉस स्क्वायर थीटा 0, और जहां से थीटा का अगेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। बच्चे मेरे को पूछते भी, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा एक इंटरव्यू वगैरह के लिए, कि यहाँ पे अपन क्यों थीटा का इनफाइनाइट वैल्यू में से सिर्फ π/2 को ही सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज 0 से π/2 में जो काम होगा ना वही चीज आपका, अगर आप π/2 से 3π/2 लेते हो तो वही काम हो जाएगा उधर भी, है ना। एरिया आपका सेम ही आएगा कैलकुलेट करके, इसीलिए आप सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन का लिमिट अगर कंसीडर करोगे तो हो जाएगा, दैट इज प्रिंसिपल वाला 0 से π/2। क्लियर है, और बाद में ये सब और भी बहुत सारी चीज आता है, यहाँ पे ऑर्डर वगैरह कैसे चेंज होता है इंटीग्रेशन का, बेसिकली वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है तो बात करके फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं मेरा थीटा का लिमिट, ये जो लिमिट आया ये किसका लिमिट आया, थीटा का लिमिट आया। अगर ये थीटा का लिमिट आया तो ये ऊपर है आपका, अच्छा यहाँ पे डी थीटा भी आना चाहिए था, भूल गया। ठीक है, ये थीटा का लिमिट है। ठीक है, तो ये साइन 2 थीटा डी थीटा है। अभी थीटा 0 से π/2 में अभी बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मॉड्यूलस तो बीटा माइनस अल्फा ही है, मैं वही लिख रहा हूं। ठीक है ना, बिकॉज ये मान करके चल रहे कि अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है ना, और साइन थीटा कॉस थीटा का मॉड्यूलस आएगा, बट एज थीटा 0 से π/2 में है तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसको डायरेक्टली साइन थीटा
cos थीटा लिखने से ही काम हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो बाहर क्या निकल करके आएगा, देखो यहां से देख लो जरा, बाहर क्या निकल करके आ रहा है। बाहर आपका जो चीज निकल करके आएगा वो हो जाएगा ट्वाइस थीटा। ठीक है ना, जो कि π/2 से 0 है, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस 0। ठीक है, π/2 पुट करेंगे, माइनस 0 पुट करेंगे तो π/2 माइनस 0, π/2 इंटू 2 हो जाएगा आंसर पाई। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो बस ये चीज जरा ध्यान से आप देख के रखिएगा कि इसका आंसर आ रहा है पाई। ठीक है, तो अभी अगर इस फॉर्मेट में कोई भी अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने आया, कौन सा फॉर्मेट में, मान लो ऐसे मैंने दे दिया, मान लो 2020 से 2021 तक, है ना, मान लो dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो अल्फा बीटा है अंदर भी वही अल्फा बीटा होना पड़ेगा, x माइनस 2020 और इधर 2021 माइनस एक्स। ऐसा अगर कोई गंदा इंटीग्रेशन देता हूं तो डायरेक्टली आप बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर क्या दे सकते हो, पाई दे सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट अच्छे से आप याद रखिएगा जो मैंने आपको इंडेफिनिट में ऑलरेडी करा चुका हूं। और ये लिमिट चेंजिंग वाला फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि थीटा का वैल्यू 0 ही अपन क्यों ले रहे हैं, है ना। आप प्रिंसिपल लेके चलो, काम हो जाएगा। ठीक है, 0 से π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन चलते हैं तो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करके दूं, अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ से और करने लायक सवाल, बिकॉज ऑलरेडी मैं यहाँ ये सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको इनडेफिनिट में करा चुका हूं, तो वापस ये सब बताने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। बट फिर भी मैं और 2 क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। ठीक है, और 2-3 सवाल बता देता हूँ तो और अच्छे से आपको चीजें जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन के मदद से। ठीक है, कैसे लिमिट वगैरह चेंज हो रहा है, क्या क्या चीजों को हमें ध्यान देना पड़ता है, मोनोटोनिसिटी, कंटिन्यूटी, वो सारी चीज पे बेसिक बातचीत चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो अगर मैं आपके सामने उठाऊं तो वो आप ये पिक कर सकते हो ना, जैसे कि मान लो ये चीज 0 से 1 x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ट्वाइस एक्स dx। ठीक है, 0 से 1 x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ट्वाइस एक्स। अब यहाँ पे आपको देख के पता चल गया कि सर ये तो 2 फंक्शन का मिक्सचर है, तो हम इसको बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन किसका आसान होगा, ऑब्वियसली इसका आसान होगा, और डिफरेंशिएशन इसका आसान होगा। ठीक है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस ट्वाइस एक्स, सही है, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ x, दैट इज x स्क्वायर बाई 2, एंड देन होल लिमिट, पहला वाला पार्ट पूरा करके लिमिट पुट करो। सही है, क्लियर है, माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट डाल दो 0 से 1, और अंदर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 2x का डिफरेंशिएशन, वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x इंटू x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। सही है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ से, सही है ना सर, 2 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर 1 डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, log 3 आ जाएगा, तो ये log 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और माइनस 0 पे तो 0 ही आएगा, माइनस 0 पे तो 0 ही आएगा। सही है क्या। और आगे अगर अपन सोचते हैं तो यहाँ पे अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर पाओगे, वो चीज अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर है ऊपर और नीचे है ट्वाइस एक्स प्लस 1, तो कहीं ना कहीं हमें 4x स्क्वायर का जरूरत है, तो 1/4 नीचे लगा देते हैं, और यहाँ पे 4x स्क्वायर करके लेके आ जाते हैं। सही है, और ये dx हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा आपका log 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 0 से 1 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस एक्स प्लस 1 dx। ऐसा कर देते तो ट्वाइस एक्स प्लस 1 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना, तो उधर आ गया आपका log 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक इंटीग्रेशन 0 से 1 4x स्क्वायर प्लस 1 को फैक्टराइज कर दोगे तो इधर ट्वाइस एक्स माइनस 1 dx आ जाएगा, और प्लस रिमेनिंग 1 हो जाएगा 0 से 1 dx अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप खुद से निकाल देना, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेट में बाई पार्ट वाला एक एग्जांपल। ठीक है ना, बाई पार्ट को अगर डायरेक्टली डेफिनेट की मदद से करना चाहो तो कैसे करो।
अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप इनडेफिनिट सॉल्व कर लो, बट ये फेवरेबल नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है बोर्ड एग्जाम वगैरह में। आप ऐसे ही करो जैसे मैंने दिखाया, ठीक है ना। क्लियर है कि लिमिट इन दोनों जगह पे, मतलब माइनस का इधर उधर आपको लिमिट डालना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बस हमेशा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इसका इंडेफिनिट सॉल्व कर लिया एंड देन अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 पुट कर दिया। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से अपन सोच सकते हैं, आप दोनों ही तरीके से करके आंसर मैच करना, ठीक है, मैच होना चाहिए, आंसर मैच होगा भी। क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं अपन लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते चलिए। अगला प्रॉब्लम है, चलो नंबर 10 वाला करके देते हैं एक बार, है ना। नंबर 10 वाला दैट इज 0 से हाफ dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिंपल तरीके से अगर देखोगे कि 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर को अगर आप अंदर बनाना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से 2 अगर कॉमन लेकर के आप इसको कुछ मेंटेन करना चाहते हो यहाँ पे, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूशन के बारे में ही सोच सकते हो और वही आपको बचाएगा कि मान लो एक्स का वैल्यू मैंने साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब भी अंडर रूट के अंदर इस टाइप का चीज होता है तो अपन वही सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो dx जो हो जाएगा वो बेसिकली अपना cos थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब x का वैल्यू आपको, ये तो x का लिमिट है, जब x का वैल्यू 0 दिख रहा है, ठीक है, तो साइन थीटा आपको क्या दिख रहा है 0, तो उस जगह से अपन थीटा जो है वो 0 ही लेते हैं, है ना। और जब x का वैल्यू हाफ दिख रहा है तो साइन थीटा आपको क्या दिख रहा है, हाफ दिख रहा है ना, तो थीटा को अपन क्या मानते हैं, π/6 मानते हैं। समझ आ रहा है। तो वही चीज है बेसिकली ना। देखो यहाँ पे ना, अगर मैं x का वैल्यू साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन करूं तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी आता है, बट अगर आप थीटा को साइन इनवर्स x सब्स्टिट्यूट करोगे, थीटा को साइन इनवर्स x, एक ही बात है, थीटा को अगर साइन इनवर्स x में अगर सब्स्टिट्यूट करो तो देखो यहाँ पे, देखो जब x का वैल्यू 0 डालोगे तो साइन इनवर्स 0 इज 0, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 होता है ना। और साइन इनवर्स हाफ विल बी π/6, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके का डाउट क्रिएट नहीं होता है कि यहाँ पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, किसको ले। अपन बोल रहे 0 π/6 को ले, अगर आप उस तरीके से देखोगे तो आराम से ये चीज आपको समझ आ भी जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ध्यान से यहाँ पे देखो एक चीज कि मैं x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, दैट इज इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपन थीटा को साइन इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना। तो थीटा को साइन इनवर्स x अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो ये चीज कहीं ना कहीं सही बैठता है। ठीक है, ये चीज कहीं ना कहीं सही बैठता है। अगर x को साइन थीटा मान लेते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं सही भी नहीं लगता है, बिकॉज क्या पता हमें ये भी नहीं पता कि 0 से हाफ, साइन थीटा 0 से हाफ, है ना, साइन थीटा 0 से हाफ। अभी साइन थीटा, अभी मान लो चलो ये सब्स्टिट्यूशन करके भी आप कर रहे हो, x का वैल्यू साइन थीटा, तो x का लिमिट है 0 से हाफ, तो साइन थीटा आप बोल रहे हो 0 से हाफ, साइन थीटा आप बोल रहे हो 0 से हाफ तक। ठीक है ना, तो साइन थीटा 0 से हाफ तक कितने जगह पे होता है आप देख लो, बट उस जगह पे भी आप ये वाला सिलेक्ट किए हो, 0 से π/6 वाला सिलेक्ट किए हो, है ना, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल चीज। ठीक है ना, तो वो चीज आपको डायरेक्टली दिख जाता है अगर थीटा को आप साइन इनवर्स x सब्स्टिट्यूट करके चलते हो तो। एक ही बात है, चलो अपन x को साइन थीटा लेके ही चलते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये π/6 बन जाएगा, और dx क्या बनेगा, cos थीटा डी थीटा। तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर विल बी योर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एस थीटा 0 से π/6 है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, तो ये मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा लिख के और कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली cos थीटा लिखने से ही हो जाएगा। सही है, ये cos थीटा कैंसिल हो गया, ये 0 से π/6 है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर विल बिकम cos 2 थीटा, जो कि ऊपर जाएगा तो sec 2 थीटा बन जाएगा। अभी आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा का लिमिट है ना, तो 2 थीटा बिलोंग टू 0 से π/3, और sec फंक्शन जो है वो 0 से π/3 पे बिल्कुल कंटिन्यूअस भी होता है और मोनोटोनिक भी होता है। मोनोटोनिसिटी का तो कोई बात होना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस होता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के यहाँ पे अपर लिमिट π/6 और लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे, sec थीटा का फॉर्मूला लिख दो, काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो sec थीटा का फॉर्मूला
लॉग ऑफ मॉड्यूलस सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है आई थिंक, यहाँ पे बाहर 1/2 आ जाएगा और अंदर हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस सेक 2 थीटा प्लस टेन 2 थीटा, ऊपर π/6 नीचे 0, सही है। तो π/6 अगर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सेक π/3 प्लस टेन π/3 माइनस लॉग ऑफ सेक 0 कितना 1 प्लस टेन 0 0, तो ये log 1 तो 0 ही होगा, तो ये हाफ आया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस सेक π/3 कितना हो जाएगा, दैट इज योर 2 हो जाएगा ना, ये 2 प्लस 2 प्लस √3 हो जाएगा, ये तो √3 आएगा ना, तो लॉग ऑफ 2 प्लस √3, और मॉड्यूलस देने का जरूरत नहीं है बिकॉज 2 प्लस √3 इज पॉजिटिव, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट मॉड्यूलस लिखना मत भूलना, अगर ये गलती से नेगेटिव आ जाता है तो आप आंसर सोचोगे कि आपका नेगेटिव आ गया, आंसर गलत है, जैसे मेरे साथ हुआ था एक सवाल में मैं जब पढ़ रहा था। तो इसीलिए ये मॉड्यूलस को लिखना मत भूलना, ये मॉड्यूलस आना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो बस वही हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते चलिए अपन, ठीक है। 10 के बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पे चलते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते ये वाला कर लेते, 12th वाला। वो जो प्रॉपर्टी जो मैंने पहले बोला था आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, -1 से 1 x² d ऑफ ln x। देखो तो इस टाइप का प्रॉब्लम में ना बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली जानते हो ऐसे करते हैं, सर d ऑफ ln x तो हमें पता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इंडेफिनिट में ये क्वेश्चन करा चुका होता हूं, तो पहला जवाब तो उनका यही आता है कि सर d ऑफ ln x इज 1/x dx, ठीक है। तो यहां से वो पहले क्या चिपकाते हैं, यहाँ पे x² इंटू 1/x dx एंड देन -1 से 1 x dx, तो इसका आंसर है x²/2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, तो 1/2 माइनस ये 1/2 ही होगा, तो आंसर आ जाता है उनका 0, क्लियर। ये उनका जवाब होता है पहले, बट वो भूल जाते कि ये गलत है। गलत कहां पे है, यहाँ पे है गलत। अरे भाई सिंपल सा चीज देखो ना, यहाँ पे जो लिमिट था ये -1 से 1, क्या ये x का लिमिट था, बिल्कुल नहीं, d के साथ जो है उसका लिमिट था, दैट इज ये ln x का वैल्यू था, और यहाँ पे जब dx आया तो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू लिखना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये स्टेप में सारा गलती है, ये स्टेप चेंज होना चाहिए किसमें, x² इंटू 1/x dx तो सही है, बट ln x जब -1 है तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/e, e टू दी पावर -1 1/e, तो यहाँ पे 1/e आ जाना चाहिए, और ln x का वैल्यू जब 1 होगा तो x का वैल्यू e हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे e होना चाहिए, बिकॉज ये जो लिमिट दिया हुआ है ये ln x का लिमिट है, ये x का लिमिट नहीं है, बट यहाँ पे dx आ गया तो यहाँ पे x का लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x²/2 e और 1/e, ये आ जाएगा e² माइनस e टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी द फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रल। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है मेरी बात, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। और कोई है क्या बताने लायक, और शायद नहीं चाहिए, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो अगला आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा गया है जो मेरे को समझाना, एक एक पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो मैं खुद ही करूंगा, ठीक है। सर ध्यान से देखिए, आप एक एक चीज समझते जाइए, अपन समझाते चलते हैं, क्लियर है क्या। चलिए पहले आपको दिख रहा है नोट नंबर 1 में, इफ fx इज इनवर्स ऑफ gx एंड gx इज इनवर्स ऑफ fx। नोट नंबर 1 में क्या लिख के दिया है, fx जो है वो क्या है, इनवर्स ऑफ gx, fx जो है वो इनवर्स ऑफ gx है, ये बेसिकली जे के लिए है, और gx जो है वो इनवर्स ऑफ fx है, वो इनवर्स ऑफ fx है, ठीक है। एंड डोमेन ऑफ fx जो है, fx का जो डोमेन है वो क्या है, a से b है, fx का डोमेन क्या है, a से b है, एंड सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू c, f ऑफ a इक्वल टू c एंड f ऑफ b इज इक्वल टू d, ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन के बारे में पूछ रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन a टू b fx dx प्लस इंटीग्रेशन c से d
जी वाई डी वाई, और इसका आंसर लिखा गया है बी डी माइनस ए सी, बी डी माइनस ए सी। ठीक है, तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से आप समझना। और इसके अंदर पे मैं एक क्वेश्चन भी आपको करा के दूंगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और गंदे क्वेश्चंस में कभी कभार आपको काम आ सकता है, इसी वजह से जो है अपन लोग इस चीज को नोट्स में डाल देते हैं। सही है, तो ये ई से लेकर के कहां तक चलेगा, ई रेज टू पावर रूट ई, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 ln ऑफ ln x है और साथ में dx है। ध्यान से देखिए जरा, बोला जा रहा है कि fx जो है उसका इनवर्स है, ये gx का इनवर्स है, और gx जो है वो fx का इनवर्स है, वाइस वर्सा। fx का डोमेन दे रखा है a से b है, और f ऑफ a जो है वो c है, और f ऑफ b जो है वो d है। तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, fx dx का इंटीग्रेशन इन a टू b जो डोमेन है, और यहाँ पे gy dy दैट इज fx का इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन इन c टू d दैट इज f ऑफ a यहाँ पे आना चाहिए और f ऑफ b यहाँ पे आना चाहिए। तब जो आंसर हो जाएगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये चीज याद रख लेना, काफी फायदे का चीज है। ठीक है ना, बिल्कुल आपको फायदा हो जाएगा ये चीज में। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो चलिए अपन ध्यान से देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर पे। सही है क्या? चलो तो देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो यहाँ पे कि इस फंक्शन को देखो। जब भी ऐसा गंदा चीज आपको दिख जाए ना, अब समझ जाना कि ये इस खेल में हो सकता है। इस फंक्शन को अगर मैं fx के तरह ट्रीट करता हूं तो f ऑफ 1 कितना होगा, देखो e टू द पावर रूट ई यहाँ पे है, और f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। अभी बस चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स है या नहीं। अगर है तो डायरेक्टली आंसर दे देंगे अपर लिमिट प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन इसका इनवर्स है या नहीं, चेक करो। ये क्या है, e टू द पावर रूट ओवर ऑफ e टू द पावर x। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है पक्का? तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, x को y के फंक्शन में लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली ln आएगा, तो ln y हो जाएगा रूट ओवर ऑफ e टू द पावर x, तो ये स्क्वायर होगा। ln y का स्क्वायर करेंगे तभी तो e टू द पावर x आएगा ना। अगेन x का वैल्यू ln लेने के बाद ln ऑफ ln y का स्क्वायर आएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ ln y हो जाएगा, जो कि x का वैल्यू है, दैट इज x इज इक्वल टू f इनवर्स y का वैल्यू है। तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2 ln ऑफ ln x, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो आप समझ गए कि इसका फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स ये है, और फंक्शनल वैल्यू एट x बराबर 1 यहाँ पे लिखा है, फंक्शनल वैल्यू एट x बराबर 0 यहाँ पे लिखा है, तो आराम से ये इस प्रॉपर्टी में है। तो इसका आंसर जो है अपर लिमिट प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट प्रोडक्ट, दैट इज आंसर विल बी e टू द पावर रूट ई अपन दे सकते हैं। क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना चाहिए, है ना। कभी भी किसी भी वक्त आपके एग्जाम में आ सकता है और आपको आंसर करना भी चाहिए। तो देखो बहुत बच्चे मेरे को इसका प्रूफ भी पूछते हैं बहुत बार, ज्यादातर केस में, ठीक है ना। तो पूछते तो बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा। क्या देख सकते हो, सिंपल सा चीज जो है fx gx का इनवर्स है, gx fx का इनवर्स है। तो बेसिकली यहाँ पे आप y बराबर अगर मैं fx बोलता हूं तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y जो है वो हो जाएगा आपका इनवर्स ऑफ fx, ठीक है ना, जिसको अपन g ऑफ y बोल रहे हैं। सही है क्या? क्लियर है? तो बेसिकली जो f इनवर्स फंक्शन है वही यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना, और उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, gy बोल रहे हैं। ठीक है, तो gy जो हो गया वो लगभग किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। तो सिंपल सा चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इंटीग्रेशन a टू b fx dx है, और ये इंटीग्रेशन gy को मैं x ही बोल सकता हूँ, और dy क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना। y अगर fx है तो dy हो जाएगा f डैश x dx हो जाएगा। ठीक है, और ये c से d लिमिट है ना, c से d लिमिट है, तो अपन सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं, gy को x रख रहे हैं, है ना। gy को x अगर रख रहे हैं तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू fx, ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे। बेसिकली y इज इक्वल टू, ऐसे ही मान के चलो, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही मान के चलो कि सर ने यहाँ पे y का वैल्यू fx सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश x dx। ठीक है, और अगर x का वैल्यू c है तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ c, और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ d।
फंक्शनल वैल्यू एट एक्स बराबर सी और एक्स बराबर डी। सही है क्या? सॉरी गलत लिख दिया। y का वैल्यू ये लिमिट जो होगा ये तो y का लिमिट, अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये तो बेसिकली y का लिमिट है ना, तो y अगर c है तो x का वैल्यू हो जाएगा f इनवर्स ऑफ c और ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ d। सही है क्या? क्लियर है? तो अगर g फंक्शन जो है वो अगर f का इनवर्स है तो gॉफ x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज gॉफ x अगर x होता है तभी तो fx और gx एक दूसरे का इनवर्स होता है ना, तो ये a से b fx dx हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x इंटू एफ डैश एक्स dx और f इनवर्स c क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से बोलो तो f इनवर्स c क्या हो जाएगा, है ना? f इनवर्स c बेसिकली ये क्या है? c क्या है आपका? c है f ऑफ a का वैल्यू, तो f इनवर्स c हो जाएगा a और यहां से f इनवर्स d हो जाएगा b। ठीक है, तो ये a से b पे आ गया इंटीग्रेशन। अभी इन दोनों को अगर मैं मर्ज करके लिखूं तो ये इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा और ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपको बाय पार्ट में पढ़ा चुका हूं, फिर फेमस प्रॉपर्टी था, याद करो, टाइप नंबर 15 में। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? x इंटू एफ एक्स हो जाता है ना? अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, ये आ जाएगा f b इंटू एफ बी माइनस a इंटू एफ एक्स। तो एफ बी कितना है? d है, दैट इज ये बी डी माइनस ए सी हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना? ये हो जाएगा आपका बी डी माइनस ए सी। क्लियर? तो दिस इज द आंसर। तो ये प्रूफ भी आप चाहते हो तो साथों साथ कॉपी में अच्छे से नोट करके रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? आगे चलते हैं अपन और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूअस, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, मैं एक इंटीग्रेशन पिक कर रहा हूं यहाँ पे और उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रॉपर्ली। ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रॉपर्ली, जरा ध्यान से देखिएगा। एक इंटीग्रेशन है -1 से 1 डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। -1 से 1 डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इस चीज का आंसर ना बच्चे क्या लिख देते हैं? इंटीग्रेशन डी और dx मैंने बोला था कैंसिल हो जाता है, तो डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर आपका एफ एक्स से आप जानते हो, तो उसी लिहाज से वो डायरेक्टली यहाँ पे कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स चिपकाते हैं और 1 से -1 लिमिट डाल देते हैं। 1 अगर डालेंगे तो कॉट इनवर्स 1 विल बी π/4, -1 अगर डालेंगे तो कॉट इनवर्स 0 से पाई होता है ना कॉट इनवर्स का रेंज, तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स -1 का अगर मैं बात करूं तो ये शायद 3π/4 हो जाएगा, दैट इज π/4 माइनस 3π/4 विच विल बी -π/2 आ जाता है उनका आंसर। ठीक है, बट ये गलत है, बट ये एग्जैक्टली रॉन्ग है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे जो गलती क्या है आप जानते हो कि आप वापस यहाँ पे ध्यान नहीं दिए कि आपका पूरा फंक्शन जो है वो इस लिमिट में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आपका पूरा फंक्शन इस लिमिट में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि 1 बाई एक्स जो है वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है और -1 से 1 के बीच में 0 प्रेजेंट है, इसीलिए डायरेक्टली मैं ऐसे नहीं कर सकता, इसको मुझे तोड़ के ऐसे करना पड़ेगा। -1 से 0 डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, इस तरीके से करना होगा। अभी इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स, 0 इधर -1, और इसका आंसर आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स, इधर 1 इधर 0। तो कॉट इनवर्स 0 अगर डालेंगे तो कॉट इनवर्स इंफिनिटी हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स इंफिनिटी आप जानते हो वो 0 को टेंड करता है, माइनस कॉट इनवर्स -1 जो हो जाएगा वो -1 क्या हो जाएगा? -π/4 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस कॉट इनवर्स 1 हो जाएगा π/4 माइनस कॉट इनवर्स इंफिनिटी क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स इंफिनिटी अगेन 0 हो जाएगा। यहां से क्या आ रहा है? π/4 प्लस π/4 आंसर क्या आ रहा है? π/2 आ रहा है, बट अगर उस जगह पे देखोगे तो आपका आंसर आपको मिल रहा था -π/2, जो कि गलत आंसर है, सही आंसर नहीं है। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो ये सारी चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके का चीज आप मत कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये 3 चीज आप अच्छे से याद रख लीजिए। अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको सीखने को तो मिल ही रहा है, बट आपको जो चीज ध्यान रखना है वो ये है कि सब्स्टिट्यूशन के बारे में ध्यान रखना है और ये जो डिसकंटिन्यूटी वाला पैटर्न है इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है?
-1 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो करते इसको भी, है ना। ये सारे एक एक छोटे छोटे गलतियां हैं जो मैं आपको सिखाते जा रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान से सीखते जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ तय है। समझ में आएगा मेरे? चलो देखो, -1 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर tan इनवर्स ऑफ x हो जाता है 1 माइनस 1। tan इनवर्स 1 डालेंगे π/4 माइनस 1 अगर डालेंगे तो ये माइनस π/4 आएगा और ओवरऑल आंसर π/2 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। मैं उसमें कोई दिक्कत बोल नहीं रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। बिकॉज ये फंक्शन जो है वो पूरा पूरा इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं दे रहा है इस पूरा पूरा इंटरवल में, तो क्या परेशानी है? ठीक है, सब्सटीट्यूशन कर नहीं रहे हो, सब्सटीट्यूशन के वक्त मोनोटोनिसिटी का ध्यान रखना है और ऐसे सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करने से ही होगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज क्लियरली कंटिन्यूअस इन द इंटरवल -1 से 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशानी नहीं है कुछ भी। बट अगर मान लो कोई स्टूडेंट आया और उसको इस प्रॉब्लम को सब्सटीट्यूशन की मदद से करने का मन हुआ, तो वो क्या करेगा? मान लो अगर वो x इक्वल टू 1/t सब्सटीट्यूट कर देता है तो क्या होता है, एक बार देख लेते हैं ना। ठीक है, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्लियरली आप बोल सकते हो कि dx विल बी -1/t स्क्वायर dt। ठीक है, तो ये dx हो जाएगा -1/t स्क्वायर dt और यहां पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/t स्क्वायर। सही है क्या? ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगा? x का वैल्यू अगर मैं -1 डालूंगा तो t का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 1 डालूंगा तो t का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, -1 से 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यही तो बच रहा है ना, ये माइनस बाहर आ गया, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी देखो एग्जैक्टली इसका आंसर आप फॉर्मूले से करोगे और फॉर्मूले से मैं क्या बोल सकता हूं, आपका जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली क्या था? आपका क्वेश्चन ये था ना, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन आप प्रॉपर्टी नंबर 1 पे देखोगे नेक्स्ट क्लास में कि वो चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। दैट इज, उसको क्या बोलते हैं यार, वेरिएबल अगर मैं चेंज कर देता हूं तो कोई दिक्कत बात नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सेम वापस वही बन गया। अगर मैं इसको आई मान लेता हूं, ठीक है, तो ये भी तो आई ही चल रहा है ना, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? आई इक्वल टू माइनस आई वाला चीज मिल गया, तो ट्वाइस आई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ये इंटीग्रेशन आपको 0 मिल रहा है आंसर। ठीक है, या फिर अगर मान लो कोई बच्चा अगर इसी जगह से सॉल्व करे तो उसको -π/2 मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पे अपन निकाल चुके हैं -π/2। वही इंटीग्रेशन वापस आके जनरेट हो गया ना, तो इसका आंसर 0 मिल गया। तो ना 0 करेक्ट है ना ही -π/2 करेक्ट है, करेक्ट तो सिर्फ यही है। ऐसा क्यों? बिकॉज आपने जो इस प्रॉब्लम का शुरुआत किया वही आपका गलती है। x इक्वल टू 1/t, देख रहे हो ना आंसर में वेरिएशन आ रहा है। x इक्वल टू 1/t ये क्या है? ये गलत चीज है। बिकॉज इन दिस इंटरवल आप x इक्वल टू 1/t सब्सटीट्यूट कर ही नहीं सकते। इन दिस इंटरवल x इक्वल टू 1/t आप सब्सटीट्यूट कर ही नहीं सकते हो, ये गलत बात है। बिकॉज -1 से 1 पे ये पूरा सब्सटीट्यूशन आपका कंटिन्यूअस है ही नहीं, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है ना। x इक्वल टू 1/t मतलब क्या? t इक्वल टू 1/x, x इज 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, t एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एट x इक्वल टू 0, तो कैसे चलेगा? तो अगर आपको इस सब्सटीट्यूशन से करना है इसी प्रॉब्लम को, तो पहले आपको 0 पे इसको ब्रेकिंग करना पड़ेगा। 0 पे ब्रेक लगाओ और फिर 0 से 1 पे जाओ एंड देन सब्सटीट्यूट। ठीक है, अभी अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा x को 1/t, तो ये क्या बन जाएगा? x को 1/t अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये dx बन जाएगा -1/t स्क्वायर dt, है ना। dx बन जाएगा -1/t स्क्वायर dt, तो ये हो जाएगा -1/t स्क्वायर dt और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगा? ये तो -1 आएगा, t का वैल्यू, t का लिमिट चाहिए ना, -1 आएगा और यहाँ पे 1/0 दैट इज ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे ये लिमिट क्या हो जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगा और यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 ही रहेगा। सही है क्या? और dx बाई 1 प्लस ये तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू -1/t स्क्वायर dt। क्लियर है क्या? तो ये कितना हो जाएगा आपका? मान लो
माइनस यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है, टी स्क्वायर कैंसिल, डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर आया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर आया, और ये -1 से इंफिनिटी, और यहाँ पे ये माइनस जो बाहर आया इसके कारण लिमिट चेंज हो गया मान लो, तो ये 1 से इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, और प्लस तो प्लस ही रहेगा, बस ये माइनस जो आया उसके कारण लिमिट इंटरचेंज हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ये सब प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ टी, है ना, माइनस इंफिनिटी और -1 और बाहर एक माइनस है, और ये भी आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी, इधर इंफिनिटी इधर 1, तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स -1 कितना हो जाएगा -π/4, ये माइनस प्लस π/4 हो गया, सही है। और प्लस यहां पे अगर अपन लोग देखें तो ये क्या आ रहा है यार, लफड़ा तो नहीं हो रहा है ना। tan इनवर्स इंफिनिटी अगर देखें तो π/2 है, माइनस tan इनवर्स 1 यहाँ पे आ रहा है π/4, तो π/2 तो कैंसिल हो रहा है, -π/4 मिलके -π/2 आ रहा है, बट आंसर तो होना चाहिए था π/2। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, देख लो। x 1/t रखा तो dx हो जाएगा -1/t स्क्वायर dt, 1/-1/t स्क्वायर dt -1/t स्क्वायर dt सही से रख दिया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर 1/1 प्लस टी स्क्वायर वो भी सही से रख दिया। लिमिट जो है वो -1 जब होगा तो t भी -1 होगा, ये जब 0 होगा तो ये इंफिनिटी होगा, और अगर 0 तो इंफिनिटी तो 1 है, -1 से इंफिनिटी, ये माइनस बाहर आ गया, और यहाँ पे dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है, माइनस ऑफ tan इनवर्स टी इंफिनिटी -1, सही है सब कुछ। और यहाँ पे tan इनवर्स ये माइनस बाहर आकर के इस लिमिट को 1 से इंफिनिटी बना दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये tan इनवर्स की 1 से इंफिनिटी सही तो है, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 है, और -1 डालने से ये प्लस π/4 हो रहा है, और प्लस π/2 है -π/4 हो रहा है, तो ये π/2 कैंसिल आउट, -π/4 हो रहा है -π/2, बट यहाँ पे हो रहा है हमारा दिक्कत, ऐसा क्यों जनाब, बोलो क्या गड़बड़ हो रहा है हमसे। दोस्तों गलती तो पकड़ ली मैंने, ध्यान से देखो, और वो भी जो गलती है मेरा, अब वो मैंने ही थोड़ी देर पहले आपको बोला, बट मैंने ही वापस गलती कर ली, जरा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर। मैंने आपको ये बोला था, एक तो देखो, एक तो पहले कंफ्यूजन क्लियर कर लेते कि क्या मिस्टेक हुआ है, कि π/2 तो सही आंसर है ही, और वो आना ही चाहिए, 0 -π/2 तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज क्लियरली आप एक चीज देखो कि आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन तो एक क्या है, फंक्शन 1/1 प्लस x स्क्वायर है ना आपका फंक्शन, और ये फंक्शन तो हमेशा किसी को भी पता है कि इसका रेंज जो है वो क्लियरली दिख रहा है, x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो 1 प्लस x स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ये अगर 1 से इंफिनिटी है तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 से 1 तक होगा, समझ में आ रहा है ना। ये फंक्शन जो है आपका 0 से 1 तक रहेगा, दैट इज हमेशा ये 0 से बड़ा ही आएगा, तो 0 से अगर बड़ा आता है, मान लो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर मान लो 1 ही है, ऐसे मान लो इसका ग्राफ है 1/1 प्लस x स्क्वायर का, ठीक है, तो हमेशा तो एबव x एक्सिस है, तो किसी भी इंटरवल में अगर आप लिमिट इंटीग्रेट करो उसको, है ना, तो एरिया जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आना पड़ेगा, ना 0 आ सकता है ना नेगेटिव आ सकता है, बिकॉज 0 तभी हो सकता है जब ऊपर जाके नीचे भी आएगा, ताकि कैंसिल आउट होकर 0 हो जाए, है ना, नेगेटिव तो आने का चांस ही नहीं है। एज फंक्शन कंप्लीटली अबव x एक्सिस है तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं तो एरिया तो पॉजिटिव आना तय है, ठीक है, तो π/2 आंसर करेक्ट है, ये तो बोल ही सकता है। अभी हमारा जो मिस्टेक है वो ये कि इस मेथड में, है ना, मैंने आपको बोला है कि मैंने आपको जबरदस्ती क्वेश्चन को टफ करके दिखा रहा हूं कि गलती क्या होना चाहिए आपको, है ना, ये बताना चाहता हूं कि इसको अगर ऐसे करेंगे तो बिल्कुल सही है, मैं भी आपकी जगह पे होगा एग्जाम में तो ऐसे ही करूंगा, बट अगर किसी का दिमाग में ये सब चीज आया अनाप चीजें, तो इसमें गलती क्या है कि इस पूरा इंटरवल में इसको डायरेक्टली x = 1/t सब्स्टिट्यूशन से आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आपको x = 1/t से सब्स्टिट्यूशन से करना है तो इसको आप ब्रेकिंग करके करो, तब जाकर के आंसर आएगा, ठीक है, बट डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है ना, बिकॉज -1 से 1 पूरा इंटरवल में t = 1/x जो सब्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। मैंने आपको हमेशा बोल के दिया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये ध्यान रहे कि सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक इन नेचर, सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक इन नेचर, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट आपका
कि जब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो डायरेक्टली लिखने से पहले चेक कर लेना कि इस गिवन इंटरवल में आपका फंक्शन पूरा डिफाइंड है या नहीं। अगर पूरा इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो जहां पे डिफाइंड नहीं है उस जगह पे ब्रेकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को इस सब्स्टिट्यूशन के मदद से करना है तो इसको हमें जीरो पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, बिकॉज जीरो पे ये सब्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये बताना था कि इस मेथड में गलती क्या है। तो गलती देखो मैं आपको पहले बता के दिया कि अगर मैं a से b fx dx का बात कर रहा हूं तो मैं बेसिकली a प्लस से b माइनस का बात कर रहा हूं। समझे क्या? तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ये जीरो एग्जैक्टली दोनों जगह पे जीरो। अपन क्या कर रहे हैं, दोनों जगह पे जीरो कर रहे हैं ना, इसीलिए दोनों जगह पे इंफिनिटी इंफिनिटी मिल रहा है। बट हकीकत में अगर आप देखोगे तो ये जो जीरो होगा वो जीरो माइनस होगा और ये जो जीरो होगा वो जीरो प्लस होगा, जिसके कारण यहां पे प्लस इंफिनिटी तो रहेगा बट ये माइनस इंफिनिटी बन जाएगा। समझे ना? तो ये था वो स्टार पॉइंट जहां पे हमारा मिस्टेक हुआ। समझ में आया? थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, मैंने वापस मिस्टेक किया तो आपको करेक्ट करा के दे रहा हूं। ये माइनस इंफिनिटी होगा, ये माइनस इंफिनिटी होगा और माइनस टेन इनवर्स माइनस इंफिनिटी विल बी माइनस पाई बाई टू, है ना? यहाँ पे माइनस पाई बाई टू आएगा तो ये माइनस पाई बाई टू के चलते ये क्या हो जाएगा, ये माइनस पाई बाई टू के चलते ये माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होने का नाम ही नहीं लेगा। ये पाई बाई टू और पाई बाई टू मिलकर के क्या बन जाएगा, पाई आ जाएगा और ये माइनस पाई बाई फोर मिलकर माइनस पाई बाई टू, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा पाई बाई टू। क्लियर है? तो ये तो हमारा मिस्टेक जो आपको ध्यान से नोट करके रखना चाहिए। क्लियर है सर? ठीक है, बहुत सारी चीज सीखने का है। ठीक है, ये सब आप ध्यान से सीखो। जो भी चीज मैं अनाप शनाप की जरूरत नहीं है मेरे को ये सब इतना कुछ डिस्कस करना, ठीक है, बट फिर भी करके दे रहा हूं ताकि मेरे को जितना आता है उतना आप भी सीख जाओ। बस मेरा एक ही इंटेंशन है कि एट द एंड ऑफ सिलेबस मेरे नॉलेज और आपके नॉलेज लेवल में कोई डिफरेंस ना रहे। अगर रहे तो सिर्फ एक्सपीरियंस का, नॉलेज का कोई डिफरेंस ना रहे। चल आगे चलते, आगे चलते। अगला गलती मैं बताता हूं, ये सारे के सारे गलती है जितने नोट्स में लिखा गया ना। पहला नोट तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना चाहिए, है ना? मुझे इनवर्स वाला प्रॉपर्टी बहुत काम में आएगा। ऐसा गंदा इंटीग्रेशन अगर दिख जाता है ना कभी भी तो सोच लेना कि क्या पता ये प्रॉपर्टी लग जाए ना क्या। और उसके बाद नंबर 2 से जो भी है, नंबर 2 में टोटल 5 पॉइंट, यहाँ 5 पॉइंट नहीं, यहाँ पे 5 मिस्टेक्स है। ठीक है, जो यूजुअली टीचर्स और स्टूडेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, आगे अगर अपन बढ़े, ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो पूछ के देख लीजिएगा, किसी भी आपका फ्रेंड को पूछ लीजिएगा जो भी मैं मिस्टेक्स के बारे में बोल रहा हूं। अगर वो मिस्टेक करके नहीं देता है तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम। यार क्या हो गया, मार्कर काम क्यों नहीं कर रहा है? नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं चलता हूं और उस जगह पे मैं ये, यार हो क्या रहा है, उस जगह पे मैं ये इंटीग्रेशन बताता हूं। 0 से पाई डी थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हो ऑलरेडी कि अपन लोग क्या सॉल्व इस टाइप के डी थीटा बाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब इंडेफिनिट में टाइप 4 में मैं करा दिया आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते क्या, बेसिकली कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाता है और नीचे आ जाता है 3 1 बाई कॉस स्क्वायर विल बी सेक स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये 0 से पाई बन जाता है, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाता है और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 5 प्लस 3 टेन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देन हम करते क्या है कि पुट टेन थीटा इज इक्वल टू टी, dt विल बी योर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यही तो करते थे ना इंडेफिनिट में, तो ये हमारा dt बन जाता था, ये हमारा 5 प्लस 3 टी स्क्वायर, तो dx बाई क्वाड्रेटिक एक सिंपल सा इंटीग्रेशन बन जाता है। बट यहाँ पे लफड़ा क्या है, यहाँ पे अभी कि अभी लिमिट्स है, यहाँ पे डेफिनेट है, तो t का वैल्यू ये था, थीटा का वैल्यू, तो थीटा जब 0 है तो t 0 होगा और थीटा जब पाई होगा तब भी t 0 होगा। ये क्या हो गया, 0 से 0 इंटीग्रेशन, तो 0 से 0 इंटीग्रेशन डायरेक्टली आंसर क्या 0 दे दोगे, 0 ही तो दे दोगे ना। आप बोलोगे कि आप चेक करोगे वो वाला प्रॉपर्टी कि a से a fx dx कब 0 होगा, जब f ऑफ a डिफाइंड होगा। आप देखोगे कि ये फंक्शन तो डिफाइंड है x t इक्वल टू 0 पे, तो डायरेक्टली इसका आंसर आप 0 चिपका दोगे। समझ में आ रहा है ना? ये है आपका सॉल्यूशन, बट गलत, अगेन गलती। क्या गलती? ये देखो, ये जो सब्स्टिट्यूशन आपने की है, सब्स्टिट्यूशन इज नॉट कंटिन्यूअस, सब्स्टिट्यूशन इज नॉट
कंटिन्यूअस। 0 से पाई पे पाई बाई 2 आता है जहां पे tan थीटा अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर है? ये अगेन आपका गलती। तो बेसिकली इस स्टेप से आपको ये सब्स्टिट्यूशन करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट उससे पहले आपको करना क्या था कि इसको 0 से पाई बाई 2 लेके जाना था और फिर पाई बाई 2 से, बेसिकली समझ ही रहे हो पाई बाई 2 माइनस की बात चल रहा है, और फिर पाई बाई 2 से कहां तक जाना है? पाई बाई 2 से जाना है पाई तक। समझे क्या? तो ये चीज अगर आप सीख गए तो और किसी चीज का डरने का जरूरत है नहीं। अभी आप निकाल देना प्लस करके आंसर, देखो क्या आएगा। क्लियर है? तो इस ये सारे मिस्टेक्स जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये सारे मिस्टेक्स को ध्यान से सीखो और अच्छे से अप्लाई करो। और सबसे जरूरी चीज है कि एट द एंड ऑफ जे एडवांस आप एग्जाम तक याद रखो ये सारी चीजों को, और याद तभी रहेगा जब अच्छे से नोट्स बनाओगे और उसको रिवीजन करते रहोगे। समझ आ रहा है क्या मेरी बात? पक्का? चलो 0 से पाई साइन थीटा। अगला 0 से पाई साइन थीटा, ये तो कोई भी कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरा सवाल है कि अगर कोई यहां पे सब्स्टिट्यूशन का मदद से करे, t इज इक्वल टू साइन थीटा, इसके हेल्प से अगर करना चाहे तो ये क्या क्या बनेगा? साइन थीटा t बन जाएगा, तो d थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा d थीटा आ जाएगा, तो d थीटा आ जाएगा dt बाई कॉस थीटा, और dt को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है? तो ये बन जाएगा dt बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर, है ना? थीटा जब 0 है तो t 0 हो जाएगा, थीटा जब पाई है तो ये 0 हो जाएगा। साइन पाई भी तो 0 है ना, लिमिट चेंज कर रहे हो ना, 0 और साइन पाई भी 0। ठीक है? तो 0 से 0 आप देखोगे कि यहाँ पे फंक्शन, ये पूरा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप 0 दे दोगे। बट हकीकत में चेक करो तो आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, तो यहाँ कॉस पाई आ जाएगा -1 माइनस कॉस 0 1, आंसर आ जाएगा 2। ऑरिजिनल आंसर आ रहा है 2, बट जैसे ही आप इस सब्स्टिट्यूशन के मदद से इसको सॉल्व कर रहे हो, बहुत बच्चे मेरे को यहाँ पे प्लस माइनस का नॉलेज देते हैं, तो माइनस भी ले लेना भाई, कुछ भी ले ले, आंसर तो 0 ही लिखेगा, बिकॉज दोनों लिमिट सेम आ गया और ये वाला फंक्शन 0 पे एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो आप तो आंसर 0 ही लिखोगे। तो कौन सा सही है? ये सही है या फिर ये सही है? ऑब्वियसली ये सही है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? ऐसे तो कोई पागल इंसान है नहीं जो इतना सिंपल सा इंटीग्रेशन को इतना गंदा करके करेगा, बट मान लो ना कहीं पे आप किए हो, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि आप पकड़ पाओ कि ये गलती है। यहाँ पे क्या गलती है? साइन थीटा तो 0 से पाई में कंटिन्यूअस भी है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया? ताकि आंसर जो मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत क्या है? योर सब्स्टिट्यूशन इज नॉट मोनोटोनिक। Your substitution is not monotonic in the interval 0 से पाई। समझ में आ रहा है? अगर आप इसी सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, देन ब्रेकिंग अप्लाई करो, दैट इज 0 से पाई बाई 2 चले जाओ और पाई बाई 2 से पाई चले जाओ, देन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके ऐड करके देखो, आंसर 2 ही आएगा गारंटेड। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि तब आपका सब्स्टिट्यूशन सही सही काम करेगा, गलत आंसर आपको नहीं देगा। बिकॉज 0 से पाई बाई 2 में योर साइन थीटा इज मोनोटोनिक, पाई बाई 2 से पाई में योर साइन थीटा इज मोनोटोनिक। याद है ना साइन थीटा का ग्राफ? समझ में आ रहा है ना? ये 0, ये पाई बाई 2। ये देख 0 से पाई बाई 2 में ये इंक्रीज कर रहा है, पाई बाई 2 से पाई में ये डिक्रीज कर रहा है। बोथ द इंटरवल में ये मोनोटोनिक है, बट ओवरऑल 0 से पाई में ये इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, दैट इज नॉन मोनोटोनिक है, जिस वजह से ये आंसर 0 मिल रहा है। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो ये सब पता नहीं होता है किसी को, बुक्स में तो दूर की बात है, बुक्स में कहां से लिखेगा ये सब? ढूंढ के निकाल के एक बुक अगर मिल जाता है, कोई बुक या फिर कोई कोचिंग मटेरियल, तो आप मेरे को बता दो। ये सब ऑब्जर्वेशन इम्पल्स चीज है ना? बच्चों से पता चलता है ना? बच्चे अचानक से डाउट पूछते हैं तो खुद सोचते हैं, तो खुद सोचने के बाद ये सब निकालता है। समझ में आ रहा है ना? कि अरे यार यहाँ पे तो फिर बाद में अच्छे फॉरेन ऑफिस के बुक में आपको वाकई मिल जाएगा ये सारी चीजें। समझ में आ रहा है ना? कहीं किस कोने के लिख के देगा। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब आपको अगर विश्वास नहीं होता मेरे बात, आप पूछ लीजिएगा, आपका दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त जो है उसको पूछ के देख लीजिएगा, अगर आप बता पाता है तो बोल दीजिएगा मेरे को। ठीक है ना? लास्ट एक और चीज देख लेते हैं, इसी के ऊपर बेस करके एक और एग्जांपल दिया गया है आपको। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, उसमें भी मैं आपको एक और चीज सिखा के जाऊंगा। वो क्या है? दैट इज इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 dx। ये क्या है? क्वाड्रेटिक बाई बाई क्वाड्रेटिक।
कराया था इस टाइप का इंटीग्रेशन मैंने आपको। ठीक है, क्या करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसको एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 लिख देंगे। देन इसको t पुट कर दो, t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, है ना, और ये ऊपर वाला dt बन जाएगा। तो देख लो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला dt बन जाएगा, नीचे वाला t स्क्वायर माइनस 2 है, जीरो डालो तो ये 0 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी हो गया, और इंफिनिटी डालो तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे इंफिनिटी से इंफिनिटी है तो आंसर 0, बिकॉज ये फंक्शन t बराबर इंफिनिटी में कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 0 के नजदीक आ रहा है, बट डिसकंटिन्यूटी तो शो कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है तो दिक्कत कहां पे हो रहा है मेरा सब्स्टिट्यूशन में, ये देखो ना, x प्लस 1 बाई एक्स, याद है इसका ग्राफ बनाया था, क्या ये 0 से इंफिनिटी में पूरा पूरा कंटिन्यूअस हो जाता है, बिल्कुल नहीं, ये ऐसे होता है, याद है क्या, समझ में आ रहा है ना, इस जगह पे मिनिमम कट होता है 1 पे और इधर -1 पे मैक्सिमा देता है, ऐसे होता है ना इसका ग्राफ। ठीक है, ऐसे होता है इसका ग्राफ। तो 0 से 1 इंफिनिटी पूरा इंटरवल में ये फंक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन आपका मोनोटोनिक है ही नहीं, तो ये आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालोगे तो गलत ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, ये यहां से यहां तक डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है, अगर इसको करना ही है इस तरीके से देन यू 0 से 1 करो और 1 से इंफिनिटी करो, बट ये आप तभी कर पाओगे जब आपको इस फंक्शन के बारे में नॉलेज रहेगा। बट मान लो यहाँ पे ऐसे अनाप शनाप कोई फंक्शन आ गया जिसका ग्राफ आपको पता नहीं है, बट स्टिल उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो उसको तो तुरंत आपको t से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए ना, तब आप क्या करोगे, तब आपको तो पता नहीं चलेगा कि ब्रेकिंग कहां पे कर रहा है, आप क्या उस फंक्शन का तब मोनोटोनिसिटी चेक करोगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, कि ये कहां तक डिक्रीज कर रहा है, जहां तक डिक्रीज कर रहा है, जहां तक ये मोनोटोनिक है उस जगह तक इसको ब्रेकिंग कर देते हैं। हर जगह पे तो इतना चीज नहीं कर सकते ना, तो यही मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर 0 से इंफिनिटी इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन आपको दिख जाता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो ना, आसानी से आप पहले इंडेफिनिट सॉल्व करो, सॉल्व इंडेफिनिट फर्स्ट एंड देन पुट द लिमिट्स, यही मैं सजेस्ट करूंगा, सॉल्व इंडेफिनिट फर्स्ट एंड देन पुट द लिमिट्स एंड देन पुट द लिमिट्स। ठीक है, यही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ये सारी चीज याद रखना और अच्छे से अपने दिमाग में फिट करके रखना कि अगर इस टाइप का 0 से इंफिनिटी वाला पैटर्न अगर दिख जाता है, ठीक है, तो 0 से इंफिनिटी वाले पैटर्न में हम ये भी सिखाते हैं कि x इक्वल टू 1 बाई टी भी एक फेवरेबल सब्स्टिट्यूशन होता है इन केस ऑफ 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी वाली जितनी भी इंटीग्रेशन है x बराबर 1 बाई टी सब्स्टिट्यूशन से हिलता है वो, ठीक है ना, बिकॉज ये सब्स्टिट्यूशन पूरा पूरा इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है और मोनोटोनिक भी है, बिकॉज t इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, आप जानते हो उसका ग्राफ क्या होता है, 0 से इंफिनिटी में ये मोनोटोनिक भी है कंटिन्यूअस भी है, मैं 0 और इंफिनिटी एंड पॉइंट्स का बात नहीं कर रहा, इन बिटवीन का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन तो हिल जाता है, बट यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 1 बाई टी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई नीचे टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी टू दी पावर 4 बाई टी टू दी पावर 4, और यहाँ पे dx का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। समझ में आ रहा है ना, तो ये टी टू दी पावर 4 ऊपर जाएगा, ये और ये मिलके इसको कैंसिल करेगा, तो ये रिमेन आपका क्वाड्रेटिक बाई बाई क्वाड्रेटिक ही रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा ऐसा खास। ठीक है, तो सॉल्व तो इसको इसी के थ्रू ही करना पड़ेगा, बट बेटर है कि पहले आप इंडेफिनिट निकालो देन लिमिट्स पुट करके फाइनल आंसर दे दो। ठीक है, वही मैं सजेस्ट करूंगा इस प्रोफाइल में, और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है ना, क्लियर है भाई। चलो, तो ये हो गया हमारा, चलो बहुत सारे पार्ट में अपन ने बातचीत कर ली। ठीक है, अभी और कुछ क्वेश्चंस पे मैं आपको डिस्कशन दे देता हूं आज के लेक्चर में, तो हो जाएगा हमारा काम। ठीक है।